खाना बनाने में, सब्जी काटने में, आटा सानने में, पूरा फ्राई करने में, बनाने में पूरा दिन भर लग गया और खाना खाने में सिर्फ 10 मिनट लगा। तो एग्जाम देने जब आप गेट पे जाते हो तो बहुत सारे लोग जाते हैं। फिर किसको दिया जाता है? जो एलिजिबल होता है एग्जाम देने के लिए, जिसके पास एडमिट कार्ड होता है। जो तारकाएं हैं वो अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे। लास्ट तक आते आते जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियोलस है, सब क्या होंगे? डिसअपेयर हो जाएंगे, सब हट जाएंगे। ठीक है। हे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर अपराजिता सिंह और फिजिक्स भाई पंकज सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप अच्छे से चल रही होगी। आपकी दुर्गा पूजा, दशहरा सब आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो लास्ट हमने जो कुछ चैप्टर्स पढ़े उसमें हमें आपको याद होगा कि हमने कोशिका के बारे में पढ़ा। कोशिका क्या होती है, कोशिका सिद्धांत क्या है, सेल ऑर्गेनिल्स क्या है, बहुत बहुत सारी बातें। ठीक है। आज उसी कड़ी में हम एक और चैप्टर जोड़ने वाले हैं जो कि क्या है? कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। ठीक है। तो ये क्लास 11th के लिए चैप्टर है। फिर से कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, वन शॉट है, एक ही बार में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। बहुत ही आसान से पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कोशिका विभाजन क्यों होता है? कोशिका विभाजन की जरूरत क्या है? सोचो, कोशिका विभाजन की जरूरत क्या है? उससे पहले एक सवाल उठता है कि कोशिका क्या है। तो कोशिका क्या है ये आपको पता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। आप बोलेंगे यस मैम, हमें पता है कि कोशिका क्या है। कोशिका क्या है? कोशिका क्या है बताओ जल्दी। सेल। व्हाट इज सेल? आप बोलोगे मैम सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है कोशिका। ठीक है, इतना हमें पता है। सेल थ्योरी क्या है ये भी हमें पता है कि कोई भी जो नई कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ से आती हैं? उनसे जो पुरानी जनक कोशिकाएं होती हैं उनसे आती हैं। ये सारी चीजें हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ी थी। ठीक है। अब कोशिका विभाजन क्यों होता है भाई? क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि कोशिका विभाजन करना पड़ा? तो जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। अच्छा, नहीं पता है? चलो हम ही बता देते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे वृद्धि के लिए आपने देखा विकास के क्रम में पहले क्या होता था? विकास में क्या हुआ? पहले यूनिसेलुलर थे, एक कोशिकी थे, फिर उनसे क्या बने? मल्टी सेलुलर बने। आपने सारी चीजें पढ़ी, हमने क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में देखा है ना। धीरे धीरे क्या हुआ? विकास हुआ। तो वृद्धि हो रही है सोमेटिक काइक सेल्स में। ठीक है, वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, मरम्मत हो रही है। आपको कहीं चोट लग गई, ठीक है, तो कैसे कुछ दिन बाद घाव वहां पे भर जाता है। क्यों? कोशिका विभाजन करती हैं और क्या करती हैं? उसको भर देती हैं। ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए, या फिर किसी कोशिका का आयतन यानी कि उनके साइज में बहुत वृद्धि हो गई तो भी वो क्या करती हैं? वो भी टूट के क्या करती हैं? अपने आप को सही करती हैं। ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई, वृद्धि, मरम्मत, विकास। ठीक है, ये सारी चीजों के लिए क्या होता है? कोशिकाएं विभाजन करती हैं। ठीक है। तो आज इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं बेटा कि कोशिका चक्र क्या होता है, कोशिका विभाजन क्या होता है। इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करें? चलो भाई आ जाओ जल्दी से, सब खाना पीना खा के पूरी तैयारी के साथ आ जाओ। हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। क्या करते हैं? शुरू करते हैं। ओके। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया कोशिका चक्र, एक चीज हमने लिखी थी, क्या था वो? कोशिका चक्र हमारे चैप्टर में था। और दूसरा चीज क्या था हमारे चैप्टर में? कोशिका विभाजन। दो चीजें थी। ठीक है। विभाजन क्यों हो रहा है? आपको पता है विभाजन क्यों हो रहा है? क्योंकि मरम्मत करनी है, वृद्धि करनी है, या विकास हो रहा है, या कोशिका का आयतन बहुत बढ़ गया, साइज बहुत बढ़ गया, उसको अपने आप को वो क्या करेगी? दो पार्ट्स में टूट जाएगी, कम कर लेगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? कोशिका विभाजन में हो रही है। और कोशिका विभाजन से पहले का जो पीरियड होता है जिसमें कोशिकाएं खुद को तैयार करती हैं विभाजन के लिए, क्या करती हैं? तैयारी करती हैं, वही क्या होता है? सेल साइकिल यानी कि कोशिका चक्र होता है। ठीक है। तो कोशिका चक्र के बाद ही क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। भाई जब विभाजन की तैयारी हो जाएगी, तभी क्या होगा? तभी क्या होगा? तभी विभाजन होगा। ठीक है। जैसे कि आप मान लो पढ़ रहे हो, आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आप नीट की प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हो, आप किसी भी चीज के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है। तो आप पढ़ते हो,
आपने पढ़ा, आपने 6 महीने 1 साल पढ़ा और फिर एक दिन जाके क्या किया, एग्जाम दिया। ठीक उसी तरीके से कोशिकाएं भी क्या करती हैं, खुद को प्रिपेयर करती हैं, सारी तैयारियां करती हैं और फिर वो सारी तैयारियां करने के बाद क्या करती हैं, जाके विभाजन करती है। जैसे हम लोग के घर में कोई गेस्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह से खाना बनाते रहते हैं, एक एक डिश बनाते रहते हैं और फिर जब गेस्ट आता है एंड मोमेंट पे तुम क्या करते हैं, खाना सर्व कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने दिन भर तैयारी की और फिर क्या हुआ, लास्ट में उसको सर्व किया, अपना मोटिव पूरा हुआ। तो पहले तैयारी हुई, फिर क्या हुआ, फिर विभाजन हुआ। तो कोशिका जहां पे विभाजन की तैयारी करता है वहां पे उसको हम क्या कहते हैं, वो जो सारे प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी प्रक्रिया जो उसमें इन्वॉल्व होती है वो किस में आती है, कोशिका चक्र में आती है। और उसके बाद ही क्या होता है, सेल डिवीजन यानी कि कोशिका का विभाजन होता है। तो देखो भाई, तैयारी में क्या क्या करना पड़ेगा, तैयारी में क्या करना पड़ेगा, नमक हल्दी मिर्च तेल इन सबका इंतजाम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो कोशिका विभाजन हो रहा है, तो यहाँ पे कोशिकाएं क्या क्या तैयारी करेंगी। पहली बात तो कोशिका द्रव में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब प्रोटीन आरएनए का अपना संश्लेषण कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्रोटीन आरएनए इन सबका संश्लेषण करके रख लेंगे कि चलो भैया हमको क्या करना है, हमको कोशिका विभाजन करना है। और डीएनए का प्रतिकृतिकरण होगा, डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन करेगा, डीएनए अपने आप को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, ये सब कोशिका चक्र में आता है, यानी कि वो तैयारी वाले प्रोसेस में आता है, ठीक है। अब ये जो डीएनए का प्रतिकृतिकरण है बेटा, इसको ऐसे समझ लो, पहले जो सेल साइकिल है उसको, उसमें मेनली हम 3 स्टेजेस पढ़ते हैं। कौन कौन सी, एक होती है G1, एक होती है S और एक होती है G2। अभी आगे चल के पूरा डायग्राम और चार्ट से हम इन स्टेजेस को देखेंगे कि कोशिका चक्र में मेनली हम ये 3 स्टेजेस पढ़ते हैं, G1, S और G2, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है, प्रोटीन आरएनए का संश्लेषण हो रहा है, डीएनए का जो है क्या हो रहा है, प्रतिकृतिकरण हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये स्पेसिफिक किस में होता है, एस स्टेज में होता है। और बाकी G1, G2 इन सब में क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण, आरएनए संश्लेषण, ये सब क्या होगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, सतत होती रहती है, सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है। जबकि कोशिका विभाजन क्या है, जब विभाजन क्या है, एक विशिष्ट प्रक्रिया है, ठीक है। ये एक सतत प्रक्रिया है, जबकि विभाजन क्या हुई, एक विशिष्ट ओकेजनली प्रक्रिया है, ठीक है। और जब जरूरत होगा तभी कोशिका क्या करेगा, विभाजन करेगा, ठीक है। क्योंकि आपने डिजीज के चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब सेल्स क्या होती हैं, अनकंडीशनल उस तरीके से क्या होती है, डिवीजन करने लगती हैं तो क्या बन जाती हैं, ट्यूमर कॉज कर देती हैं, ठीक है। अब जो कोशिका विभाजन हम पढ़ेंगे उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। क्या क्या पढ़ेंगे अपन, समसूत्री विभाजन बेटा, और क्या पढ़ेंगे, अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे, ठीक है। ये इतनी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। चले आगे, अब देखो आपका एनसीईआरटी देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए जरूरी है भाई, चाहे वो एक कोश की हो चाहे वो बहुकोश की हो, ठीक है। एक कोश की विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति या कोशिका वृद्धि होती है। वे सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है। वह संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला ही जीनोम होता है, ठीक है। तो घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन और अन्य संगठनों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसे ही क्या कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं, ठीक है। कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र डीएनए जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रकों में वितरित हो जाता है और ये सारी घटनाएं आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत क्या होती हैं, आती हैं, ठीक है। तो देखो क्या बताया हमने, क्या बताया मैंने बताया कि कोशिका चक्र होता है जहां पे विभाजन की पूरी तैयारी होती है, पूरा का पूरा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जब तैयारी पूरी हो जाती है तो विभाजन हो जाता है, ठीक है। और क्या देखा हमने कि
विभाजन में क्या होता है कि जो एक मात्र कोशिका होती है उससे क्या होता है, संतति कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, मात्र कोशिकाएं क्या करती हैं, संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। जैसे आप किससे पैदा हुए हैं, आपको अपनी माँ से ही पैदा हुए हैं ना, आपकी माँ ने आपको पेट में रखा था, माँ से ही आप पैदा हुए हैं। तो मात्र कोशिका ही क्या है, संतति, यानी कि जो बच्चे हैं उनका क्या करेगी, निर्माण करेगी। ठीक है, इतना क्लियर है। चलें देखो, अब मैंने जो बताया कोशिका चक्र यानी कि जो सेल साइकिल है उसमें जो तैयारी का पीरियड होता है वो 95% होता है, 95 से भी ज्यादा। इंटरफेज जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको इंटरफेज कह रहे हैं, जिसमें हमने G1 S और G2 देखा, तो इंटरफेज बहुत लंबा है। और विभाजन जो है, जो विभाजन है वो तो 5% से भी कम उसमें टाइम में हो जाता है। ठीक है, तो विभाजन यानी विभाजन किस में आता है, एम फेज में। अभी हम इसको भी देखेंगे। ठीक है, कि विभाजन किस में आ रहा है, एम फेज में। एम फेज में विभाजन आ रहा है जिसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5% से भी कम है, जबकि तैयारी करने में 95% से ज्यादा का टाइम लग रहा है। भाई खाना बनाने में पूरा दिन भर लग गया, खाना बनाने में, सब्जी काटने में, आटा सानने में, पूरा फ्राई करने में, बनाने में पूरा दिन भर लग गया, और खाना खाने में सिर्फ 10 मिनट लगा। ठीक है, पूरे साल आप एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, फिर 2 घंटे एग्जाम देके आते हो और पता चल जाता है रिजल्ट से कि आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा। ठीक है, तो उसी तरीके से तैयारी करने में, यानी कि जो इंटरफेज है, टर्म्स याद रखना बेटा कि जो इंटरफेज है, तैयारी का समय जो है वो बहुत ज्यादा है, जबकि एक्चुअल विभाजन का समय जो है वो क्या है, वो उतना ज्यादा नहीं, वो क्या है, वो कम है। ठीक है, अब देखो, अगर हम ह्यूमन सेल की बात कर लें, ये भी आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि अगर हम ह्यूमन सेल की बात कर दें तो क्या होता है, लगभग 24 घंटे किसमें लगते हैं, तैयारी में, लगभग और 1 से 2 घंटे में विभाजन हो जाता है। ठीक है, इस सेल की बात करें तो कितना होता है, 90 मिनट्स। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ जीवाणु प्रोकैरियोटिक्स में मान्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसमें, यूकैरियोटिक्स में, क्योंकि ह्यूमन सेल क्या है, यूकैरियोटिक है, इस स्टेप का क्या है, यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में और जो आपके जीवाणु किसमें आते हैं, मोनेरा में आते हैं, आपको पता है। तो इन सभी चीजों में क्या होता है, इन सभी में ये प्रोसेस क्या होता है, मान्य नहीं है, उसमें ये मान्य नहीं है। किसमें मान्य है, सिर्फ और सिर्फ किसमें, यूकैरियोट्स में। क्योंकि आपने अपने प्रोकैरियोट्स में आपने देखा होगा बाइनरी फिजन होता है, इस तरह का डिवीजन होता है, तो वहां पे ये प्रोसेस मान्य नहीं है। किसमें मान्य है, यूकैरियोट्स में। ठीक है बेटा, अब देखो ये आपके बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, कोशिका चक्र का चित्रात्मक दृश्य जो एक कोशिका को 2 कोशिकाओं के बनाने की ओर इंगित करता है। ये सारे फेज हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कोशिका चक्र को, यानी कि सेल साइकिल को। मैंने बताया था कि सेल साइकिल में, फिर से सुन लो, सेल साइकिल में क्या है, इंटरफेज है और क्या है, एम फेज है। सेल साइकिल में क्या है, इंटरफेज है और एम फेज है। इंटरफेज में क्या आ रहा है, आपका G1 आ रहा है, S आ रहा है, G2 आ रहा है, ये तीनों मिला के क्या बना रहे हैं, आपने बोला क्या बना रहे हैं, आपने बोला मैम इंटरफेज बना रहे हैं। ओके, और ये आप जो ये पोर्शन देख रहे हो ये क्या हो गया, ये एम फेज हो गया। क्या हो गया, एम फेज हो गया। ठीक है, ये एक विभाजन का फेज हो गया और ये कितना हो गया, ये इंटरफेज हो गया। तो देख लो डायग्राम से ही बिल्कुल क्लियर है कि आप देख रहे हो इतना ज्यादा टाइम किस में लग रहा है, तैयारी करने में लग रहा है, जबकि विभाजन करने में कितना टाइम लग रहा है, इतना ही टाइम लग रहा है। ठीक है, अब ये डायग्राम अपने हाथ से बना के देख लेते हैं भाई, है ना। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इससे आपको चीजों को याद रखने में क्या होगा, बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये हमें याद भी रखना है, हमें इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको क्या करना है, याद रखना है, ताकि ये हमें क्या रहे, याद रहे। ठीक है, तो देखो डायग्राम सेम वैसा ही है, आपने देखा G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज, S फेज और G2 फेज क्या हो गया, इंटरफेज हो गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, तैयारी का फेज हो गया। ठीक है, जबकि एक पोर्शन, एक छोटा पोर्शन क्या हो गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एम फेज कह रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं भाई इंटरफेज में क्या क्या आता है। इंटरफेज में सबसे पहले आएगा G1 फेज। जब तैयारी होगी तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, G1 फेज आएगा, जो कि कैसा होगा, उपापचय सक्रिय होगा, यानी पे जो यहाँ पे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी वो होंगी। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा।
आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा। यहाँ पे जो जीवन फेज है, जो जीवन फेज है वहां पे क्या होगा, आरएनए और प्रोटीन का क्या होगा बेटा, संश्लेषण होगा। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा, कहां पे होगा, जीवन फेज में होगा। ठीक है, तैयारी का जो फेज है। अब जीवन फेज को हम और क्या क्या कह सकते हैं, देखो जीवन फेज को हम पश्च एम अवस्था भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि भाई ये एम फेज के बाद आ रहा है। पश्च मतलब क्या हो गया, बाद, अग्र मतलब क्या हो गया, आगे। तो चूंकि ये एम फेज के बाद आ रहा है, एम फेज के बाद आ रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, पश्च एम अवस्था कह दिया। और चूंकि ये एस अवस्था के पहले आ रहा है, एस के अवस्था के पहले आ रहा है, पहले हम ऐसे लिखते हैं ना, G1 लिखते हैं, फिर S लिखते हैं और फिर G2 लिखते हैं। तो S के पहले आ रहा है और M के बाद आ रहा है, तो इसको और क्या कह सकते हैं, तो आप बोलेंगे मैम इसको कह सकते हैं पश्च M अवस्था और पूर्व S अवस्था कह सकते हैं। इतना क्लियर है। तो इंटरफेज में सबसे पहले कौन आया, जीवन फेज आया, जिसमें क्या हो रहा है, आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है। अब देखो सारी कोशिकाएं तो विभाजन करती नहीं है भाई, है ना, सारी कोशिकाएं तो विभाजन करती नहीं है। जैसे हमारे न्यूरॉन्स हो गए, ठीक है, और क्या हो गया, हमारे हृदय कोशिकाएं हो गई, ये सब तो विभाजन करती नहीं है। तो जो कोशिकाएं बनी और जिनको विभाजन नहीं करना है, वो G0 फेज में रहती हैं। किस में रहती है, G0 फेज में रहती हैं। ठीक है, G0 फेज में रहती हैं। अब जिनको विभाजन करना होता है वो जीवन में आती हैं, और जिनको विभाजन नहीं करना होता है वो G0 में चली जाती हैं। तो जो G0 फेज में जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन नहीं करती हैं, क्या करती हैं, विभाजन नहीं करती हैं, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, उपापचय सक्रिय होती हैं, अपना काम करेंगी भाई सब। हृदय कोशिकाओं का अपना जो काम है वो करेंगे, न्यूरॉन्स का अपना जो काम है वो करेंगे, अपने अपने काम करेंगे, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे, अपने काम कर रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, विभाजन नहीं करेंगे। ठीक है, तो जिन कोशिकाओं को विभाजन नहीं करना होता है वो जीवन से ही कहां निकल लेती हैं, G0 में, कहेंगे भैया हम विभाजन नहीं कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे जो हमें दिया गया। ठीक है, फिर अगर उनको विभाजन करना होगा तो किस में आना पड़ेगा, जीवन में आना पड़ेगा। तो जो G0 है उसमें क्या होगा, विभाजन नहीं होगा, ये हमें याद रखना है। तो हमने क्या पहला देखा, जीवन देखा, जिसमें हमने क्या देखा, हमने पहले क्या देखा, जीवन देखा, वाह वाह वाह, G1 स्टेज देखा जिसमें हमने क्या देखा, जीवन अवस्था देखा जिसमें हमने क्या देखा, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, अब दूसरा स्टेज जो आया वो क्या आया, वो आया एस अवस्था। क्या आया, एस अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम संश्लेषी अवस्था भी कहते हैं। और यहीं पे क्या हो रहा है, एस अवस्था में क्या हो रहा है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन यानी कि प्रतिकृतिकरण हो रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था डीएनए है तो वहां पे कौन सा प्रोटीन होगा, कौन सा प्रोटीन होगा जो लपेटा था, याद करो मैंने स्ट्रक्चर से बताया था, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन का भी द्विगुणन होगा, तो डीएनए का प्रतिकृतिकरण होगा और हिस्टोन प्रोटीन का द्विगुणन होगा। और एनिमल सेल्स में क्या होगा, जो सेंट्रियोल्स हैं, जो सेंट्रियोल्स हैं उनका भी क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। किसका डुप्लीकेशन होगा बेटा, सेंट्रियोल्स का भी डुप्लीकेशन होगा। ये सब किस में हो रहा है, एस अवस्था में हो रहा है, यानी कि जो संश्लेषी अवस्था है उसमें हो रहा है। क्लियर है, हमने जीवन अवस्था देख ली, हमने एस अवस्था देख ली, अब हम क्या देखेंगे, G2 अवस्था देखेंगे। ठीक है, अब G2 अवस्था में क्या हो रहा है, देखो इसने तैयारी की तो यहाँ पे ये काम हुए, इसने तैयारी की, जीवन अवस्था में तैयारी हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, एस अवस्था में क्या हुआ, डीएनए का प्रतिकृतिकरण हो गया, हिस्टोन का हो गया, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो गया। अब G2 अवस्था में क्या होगा, फिर से प्रोटीन और क्या हो रहा है, आरएनए संश्लेषण हो रहा है, प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण G2 अवस्था में भी हो रहा है। मैंने बताया था ये एक सतत प्रक्रियाएं होती रहती है जहां पे प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण हो रहा है। और G2 अवस्था को क्या कह सकते हैं, चूंकि एस अवस्था के बाद है इसलिए इसको पश्च एस अवस्था कह सकते हैं, और एम अवस्था के पहले है इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, पूर्व एम अवस्था कह सकते हैं। इतना क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है, इतना क्लियर है, क्लियर है तो लिखो यस मैम क्लियर है। ठीक है, अब देखो जीवन अवस्था में पहले क्या था, जीवन अवस्था में कोशिकाएं थी, अब किस में आ रही हैं,
एस में आएंगी, एस से कहां पे जाएंगी, G2 में जाएंगी, G2 से फिर कहां होगा, M फेज आएगा। क्या आएगा, M फेज आएगा। ठीक है, तो G1 से S में जब आते हैं तो यहाँ पे एक चेक पॉइंट होता है। जैसे जब आप एग्जाम देने जाते हो, तो एग्जाम देने जब आप गेट पे जाते हो तो बहुत सारे लोग जाते हैं, फिर किसको दिया जाता है, जो एलिजिबल होता है एग्जाम देने के लिए, जिसके पास एडमिट कार्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक पॉइंट है, क्या हो रहा है, चेक हो रहा है कि हाँ कौन एलिजिबल है, कौन सही है, किसको आगे भेजना है हमें, किस चीज के लिए आगे कौन जा रहा है, किसको भेजना है, किस जिसको डीएनए प्रतिकृतिकरण जिसमें होना है। फिर यहाँ से किसमें गया, यहां से गया G2 फेज में, जहां पे सेकेंड चेक पॉइंट है। यहां से फिर चेक होगा कि जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन प्रतिकृतिकरण हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। तो ये क्या हो गया, ये सेकेंड चेक पॉइंट हो गया। और फिर ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा M फेज में, जो हमारा वास्तविक डिवीजन का फेज है। और अब M फेज में क्या होगा, देखो M फेज में बेटा दो तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस, अभी आगे चल के हम ये सारी चीजें देखेंगे। और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, एम फेज में भी दो अवस्थाएं होंगी, एक क्या होगा कैरियोकाइनेसिस और दूसरा क्या होगा साइटोकाइनेसिस। कैरियोन किसके लिए यूज करते हैं, याद करो मैंने बताया था, न्यूक्लियस के लिए। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होगा, किससे रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड होगा, कैरियो किससे रिलेटेड होता है, न्यूक्लियस से। और उसी तरह से साइटो किससे रिलेटेड है, आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो देखो एम फेज जो है, अब एम फेज में जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें हमें कितनी स्टेजेस पढ़नी है, 4 स्टेजेस पढ़नी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, हम जब कैरियोकाइनेसिस देखेंगे, केंद्रक का विभाजन देखेंगे, तो हम उसमें क्या देखेंगे, हम उसमें 4 स्टेजेस पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा फिर हम क्या करेंगे, साइटोकाइनेसिस होगा। फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। और इस तरीके से कोशिका विभाजन जो होगा वो क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस में कौन से 4 स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इतना क्लियर है एकदम, कि बताओ कोई प्रॉब्लम है, इतना क्लियर है, क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अगर क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे चले। आप देखो जो मैंने अभी बताया वही है। जीवन क्या है भाई, जीवन मैंने बताया था इंटरफेज कहां से शुरू होगा, G1 फेज, फिर S फेज आएगा, फिर G2 फेज आएगा, G1 अवस्था, फिर S अवस्था, फिर G2 अवस्था। आज यहीं से आपको पूरा लर्न करके जाना है, एक एक कॉन्सेप्ट समझ के जाना है यहीं से। ठीक है, G1 फेज को हम क्या कह रहे थे, पूर्व प्रतिकृतिकरण कह सकते हैं, यानी बिफोर जो आपने डीएनए प्रतिकृतिकरण किया, डीएनए रेप्लिकेशन किया, तो इसको बिफोर रेप्लिकेशन कह सकते हैं। एस फेज क्या है, डीएनए प्रतिकृतिकरण का, यानी डीएनए रेप्लिकेशन का फेज है। और उसके बाद G2 फेज क्या है बेटा, पश्च प्रतिकृतिकरण, यानी कि आफ्टर रेप्लिकेशन का फेज कहलाता है। इतना क्लियर है, आगे चलें। अब देखो, आपको पता है हम मानव हैं, हमारे में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, आप बोलेंगे मैम 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर, सबको पता है ना, कोई ऐसा है जिसको ये बात नहीं पता है। अब आप 11th क्लास में, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम में कितने क्रोमोसोम्स हैं, आपने कहा मैम 14 क्रोमोसोम, सॉरी 46 क्रोमोसोम्स हैं। कितने, 46 क्रोमोसोम है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 23 पेयर्स। ठीक है, इतना सबको पता है, हाँ मैम पता है। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक कोशिका हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक कोशिका हो गया भाई, क्या हो गया, एक कोशिका हो गया। और ये क्या हो गया, कोशिका के अंदर क्या हो गया, ये हमारा केंद्रक हो गया। और केंद्रक के अंदर ही क्या है, ये हमारे क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, इन्हीं पे क्या होगा, डीएनए होगा। राइट, इतना सबको पता है। अब मान लो हमने एक क्रोमोसोम को बाहर निकाल लिया, कितने होंगे यहाँ पे तो 46 होंगे, लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक को बाहर निकाला, एक को बाहर निकाला।
अब याद करो, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर जब सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, वहां पे अपनी सारी चीजें, हर एक ऑर्गेनल्स को, हर एक चीज को, केंद्रक को, क्रोमोसोम्स को, हर चीज को हमने क्या कहा था, डिटेल में स्टडी किया था। अगर किसी बच्चे को वो क्लियर नहीं है, ये समझने से पहले आप वो चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो पहले आप जाओ और वो वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के आओ, ठीक है। वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास 46 क्रोमोसोम है। कितने बेटा? 46 क्रोमोसोम है। उसमें से हमने एक क्रोमोसोम निकाल लिया। अब इसमें क्या होंगे? इसमें यहाँ पे डीएनए होंगे, ठीक है। तो अभी इस एक क्रोमोसोम को हम एक क्रोमेटिड लिख सकते हैं कि नहीं? इसमें कितने क्रोमेटिड है? आप बोलोगे मैम एक है, लिख सकते हैं कि नहीं? मानो एक क्रोमोसोम से, तो इसमें क्या है? एक क्रोमेटिड है। एक क्रोमेटिड है कि नहीं है भाई? है ना भाई? तो 46 क्रोमोसोम्स अगर हुए तो कितने क्रोमेटिड यहाँ पे हो गए? 46 क्रोमेटिड भी हो गए। 46 अगर क्रोमोसोम हुए तो कितने क्रोमेटिड हो गए? 46 क्रोमेटिड भी हो गए, ठीक है। अब जब ये कब की बात है? ये कब की बात है? अगर आप समझ लो ये G1 स्टेज की बात है। किसकी बात है? G1 स्टेज की बात है। अब जब इनका डीएनए प्रतिकृतिकरण होगा, भाई, तो ये एक थे, प्रतिकृतिकरण हो गया, तो कितने हो गए? ये डीएनए ने क्या किया? रेप्लिकेशन किया। तो रेप्लिकेशन करके क्या किया? अपने आप को डबल कर लिया। तो अब यहाँ पे कितने हो गए? अब एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हो गए? देखो कितने हो गए? 1 और 2। यहाँ पे एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड थे? ये एक ही था, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? ये 1, ये 2। तो यहाँ पे कितने क्रोमेटिड हो गए? 2। कितने हो गए? 2 क्रोमेटिड हो गए, ठीक है। इसको ही अगर डिटेल में बना के देख लो, तो देखो ये क्या हो गया? ये आपका गुणसूत्र हो गया। ये स्ट्रक्चर आपका पूरा क्या हो गया? गुणसूत्र का हो गया। और एक क्रोमेटिड ये हो गया जिसको हमने अर्ध गुणसूत्र कह दिया, और एक गुणसूत्र ये हो गया जिसको हमने क्या कह दिया? अर्ध गुणसूत्र हो गया। तो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हो गए? आप बोलोगे मैम 2 क्रोमेटिड हो गए। कितने हो गए भाई? 2 क्रोमेटिड हो गए। क्लियर है? इतना क्लियर है या किसी को कंफ्यूजन है? जल्दी बताओ, इतना क्लियर है या किसी को कंफ्यूजन है? तो अगर मान लो अब 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे एस अवस्था में जब इसने अपना प्रतिकृतिकरण कर लिया G1 स्टेज से आके, तो अब यहाँ पे कितने क्रोमेटिड हो गए भाई? कितने क्रोमेटिड हो गए? तो 46 का क्या करोगे? 46 को क्या करोगे? डबल करोगे ना। तो कितना हो गया? 92 हो गया। तो यहाँ पे कितने क्रोमेटिड्स हो गए? 92 क्रोमेटिड्स हो गए। 46 क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमेटिड कितने हो गए? 92 हो गए। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इतना समझ में आया ना। अब चलो इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। किसको आता है न्यूमेरिकल्स? जिसको आते हैं ये क्वेश्चन हल करना, वो तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। जिनको नहीं आते वो मेरे साथ यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे इसको हल किया जाता है, ठीक है। तो लिखा क्या है भाई कि पत्ती के मीजोफिल में 24 क्या है? पत्ती के मीजोफिल सेल में 26 गुणसूत्र हैं। कितने? 26 गुणसूत्र हैं और 10 पिकोग्राम डीएनए है। 10 पिकोग्राम डीएनए है। क्या है? 10 पिकोग्राम डीएनए है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ G2 अवस्था में कितने क्रोमोसोम्स नंबर होंगे, कितना क्रोमेटिड नंबर होगा, और डीएनए की मात्रा कितनी होगी? फिर से सुन लो, पत्ती के मीजोफिल सेल में, जो कि कैसी है? डिप्लॉयड है, 2Na। पत्ती के मीजोफिल सेल में 26 गुणसूत्र हैं। कितने? 26 गुणसूत्र हैं और 10 पिकोग्राम डीएनए है। तो G2 अवस्था में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, क्रोमेटिड कितना होगा, और डीएनए की मात्रा कितनी होगी? याद करो, पहले क्या याद करेंगे हम? G1 फेज आता है, S फेज आता है और G2 फेज आता है।
ठीक है। अब आपको ये दिया गया है और ये पूछा गया है कि G2 अवस्था में, जब ये G2 अवस्था में पहुंचेगा तो कितने क्रोमोसोम नंबर्स होंगे, कितने क्रोमेटिड नंबर होंगे और डीएनए की मात्रा क्या होगी, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, चलो हल करो, जल्दी हल करो। तो देखो आ रहा है, किसी ने आंसर दिया या मैं बताऊं? किसी ने आंसर दिया भाई? चलो देखते हैं। अब इसको हल करने का एक तरीका है, जिनको नहीं आता वो मुझसे देखो। देखो रेप्लिकेशन से पहले, रेप्लिकेशन से पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि G2 अवस्था कब आ रही है भाई? रेप्लिकेशन एस स्टेज के बाद आ रही है। रेप्लिकेशन कहाँ पे हो रहा है? एस स्टेज पे हो रहा है, और उसके बाद G2 अवस्था आ रही है। तो रेप्लिकेशन से पहले जो भी चीज होगी, क्या क्या होगा? रेप्लिकेशन से पहले गुणसूत्र की जो संख्या होगी, या फिर जो क्रोमेटिड नंबर होगा, या फिर जो डीएनए की मात्रा होगी, ठीक है, और रेप्लिकेशन के बाद, रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा? मान लो गुणसूत्र की संख्या क्या है? मान लो 2n है। क्या है? 2n है। तो जब हमने देखा था रेप्लिकेशन से पहले, ये वाला डायग्राम देखो कि अगर ये क्या है, अगर इसमें एक क्रोमोसोम है तो एक क्रोमेटिड भी पाया जा रहा है और एक ही डीएनए भी पाया जा रहा है, एक ही डीएनए भी पाया जा रहा है। यहाँ पे जब रेप्लिकेशन हो गया तो 2 क्रोमेटिड हो गए। अब 2 क्रोमेटिड हो गए तो एक इसका डीएनए ये हो गया, एक इसका डीएनए ये हो गया, 2 डीएनए हो गया। ठीक है, डायग्राम से क्लियर है ना बेटा? तो यही यहाँ पे हमें लिख देना है कि गुणसूत्र की रेप्लिकेशन से पहले क्या होगा। अपन लिख लें कि गुणसूत्र की संख्या मान लो 2n है, तो जो क्रोमेटिड की संख्या होगी वो भी 2n होगी, और जो डीएनए की मात्रा है वो भी 2n होगी। लेकिन चूंकि G2 अवस्था कब आ रहा है? G2 अवस्था कब आ रहा है? G2 अवस्था आपका आ रहा है रेप्लिकेशन के बाद आ रहा है। कब आ रहा है? रेप्लिकेशन के बाद आ रहा है। तो रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा कि मान लो जो हमारी गुणसूत्र की संख्या है, जो हमारी गुणसूत्र की संख्या है वो तो 2n ही रह रही है भाई, वो तो 2n ही रह रही है। देखो ये जो हमारा क्रोमोसोम है वो तो क्रोमोसोम तो एक ही है ना, एक ने क्या किया, अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया, तो क्रोमोसोम का संख्या तो एक ही है। लेकिन जो हमारे क्रोमेटिड थे, जो हमारे क्रोमेटिड थे वो क्या हो गए? वो 2 हैं तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। वहां पे 1 था तो कितना हो गया था? 2 हो गया था। तो ये 2n की जगह कितने हो जाएंगे? 4n हो जाएंगे। और चूंकि क्रोमेटिड ज्यादा हो गए इसलिए डीएनए की मात्रा भी क्या होगी? वो भी बढ़ जाएगी। तो डीएनए की मात्रा भी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। डीएनए की मात्रा भी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, इसको C लिख लो, 4C हो जाएगी, ये भी 4C। ठीक है, तो अब देखो हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया क्या क्या है हम देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि क्रोमोसोम कितने हैं? 26 है। कितने गुणसूत्र हैं हमारे पास? 26 गुणसूत्र हैं, 26 गुणसूत्र हैं। ठीक है, तो अब हमारे क्रोमेटिड देखो, यहाँ पे G2 अवस्था में भी क्या होगा? हमारा क्रोमोसोम नंबर तो इतना ही रहेगा, 26 है तो 26 ही रहेगा। लेकिन क्रोमेटिड नंबर क्या होगा? डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और डीएनए की मात्रा जो दी हुई है, डीएनए की मात्रा कितनी है? 10 पिकोग्राम। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 20 पिकोग्राम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 पिकोग्राम हो जाएगी। उसी तरीके से इसको भी क्या कर दो? डबल कर दो। डबल कर दो कि कितना आ जाएगा? ये कितना हो गया? तो अब आंसर क्या आया कि हमारा G2 अवस्था में जो क्रोमोसोम नंबर है वो तो 26 ही रहेंगे, लेकिन जो क्रोमेटिड नंबर है वो कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे बेटा। और जो डीएनए की मात्रा है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 20 पिकोग्राम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 पिकोग्राम हो जाएगी। बताओ ये सबको समझ में आया? किसी को कंफ्यूजन है? स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं या नहीं? जल्दी बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट में मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं। हो गया? आगे चलें? समझ में आ गया भाई कि किसी को कंफ्यूजन है? ऐसे आप
और भी चीजें बना सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि पत्ती के बीजोफिल सेल में 24 गुणसूत्र हैं, ठीक है, और 20 पिकोग्राम डीएनए है, तो G2 अवस्था में बताइए अब क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, क्रोमेटिड नंबर क्या होगा और डीएनए की मात्रा क्या होगी। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ। जल्दी से क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पत्ती के मेसोफिल सेल में 24 गुणसूत्र हैं और 20 पिकोग्राम क्या है, डीएनए है। तो आप मुझे बताइए G2 अवस्था में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, क्रोमेटिड नंबर क्या होगा और डीएनए की मात्रा क्या होगी। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई कमेंट बॉक्स में। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम, कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि यूकैरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिकाओं के संवर्धन में होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। मैंने बताया कि जो मनुष्य की जो कोशिकाएं हैं वो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में क्या होती है, विभाजित होती हैं। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल जाती है। जैसे मैंने क्या बताया था कि ईस्ट के कोशिका चक्र के पूरे होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। देखो वही सारी चीजें जो मैंने आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताई हैं, क्योंकि उस तरह से पढ़ना क्या होता है, आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखो कोशिका चक्र की हमने अवस्थाएं भी देखी थी, कौन कौन सी थी। एक थी इंटरफेज, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था। और दूसरी थी एम प्रवस्था यानी सूत्री विभाजन की प्रवस्था, जिसको हम माइटोसिस फेज भी कह रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। दूसरा क्या थी, एम प्रवस्था यानी कि सूत्री विभाजन, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और क्या बेटा, समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन और क्या है, समसूत्री विभाजन। क्लियर है इतना? ठीक है, देखो सूत्री विभाजन एम अवस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है, और अंतरावस्था दो क्रमिक एम अवस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करता है। ठीक है, तो अभी हम ये सारी चीजें देखेंगे। और हमने क्या देखा था कि कोशिका चक्र की कुल अवधि की 90% से अधिक की अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत हो जाती है। ठीक है, और हमने क्या देखा था कि जो एम अवस्था था उसमें जो केंद्रक का विभाजन बताया था ना मैंने, केंद्रक के विभाजन को हम क्या कह रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस कह रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन सी अवस्थाएं मैंने देखी थी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन कौन सी अवस्थाएं हमने देखी थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, ये थी जो कि संतति गुणसूत्र के पृथक्करण यानी सूत्री विभाजन के समतुल्य होता है, और इसका अंत कोशिका द्रव्य विभाजन। दूसरा क्या था, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस, और इसका मतलब क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन। देखो आपको यहाँ पता चल गया, मैंने कहा था ना, जिन बच्चों को पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं क्या है, कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ होता है। अंतरावस्था को विश्राम अवस्था भी कहते हैं। अभी आगे चल के हम देखेंगे सारी चीजें। ठीक है, यह वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, और इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि और डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं पादप व प्राणी अपने जीवन काल कैसे वृद्धि करते हैं, और पौधे में सभी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं क्या। ये सारी चीजें सोचने वाली हैं, है ना, कि देखो प्राणियों में कैसे विभाजन होता है, पौधों में कैसे होता है। ठीक है, अब देखो अंतरावस्था की जो तीन, अंतरावस्था यहाँ पे किसको कह रहे हैं, इंटरफेस को कह रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अंतरावस्था को तीन प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, जीवन फेज जिसको हम पश्च सूत्री अंतरकाल्प अवस्था कहते हैं, अभी आपको पता है। दूसरा एस फेज जिसको हम संश्लेषण प्रावस्था कहते हैं, और तीसरा है G2 फेज जिसको हम पूर्व सूत्री विभाजन अंतराकाल प्रावस्था कहते हैं। इतना क्लियर है ना। पश्च सूत्री अंतरकाल प्रावस्था, जी फेज समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं।
देख चुके हैं कि नहीं देख चुके हैं? देख चुके हैं। चलो फिर आगे देख लेते हैं भाई, आगे देख लेते हैं। अब देखो सूत्री विभाजन को देख लेते हैं हम, एम अवस्था को देख लेते हैं। यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है जिसमें कोशिका के सभी घटकों का वृहद पुनर्गठन होता है। ठीक है, जनक व संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सम विभाजन कहते हैं। सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी आपको पता है? प्रोफेज, जिसको हिंदी में क्या कह रहे हैं? पूर्वावस्था। उसके बाद मेटाफेज, जिसको हिंदी में क्या कह रहे हैं? मध्यावस्था। उसके बाद एनाफेज, जिसको क्या कह रहे हैं? पश्चावस्था। और उसके बाद टीलोफेज, जिसको क्या कह रहे हैं? अंत्यावस्था। यहां तक कोई कंफ्यूजन है कि क्लियर है? बताओ। अब चलो हम लोग देख लेते हैं अपना माइटोसिस। हमने देख लिया, हमने वो जो चार्ट बनाया था उससे हमने देखा G1 फेज में क्या हो रहा है, S फेज में क्या हो रहा है, G2 फेज में क्या हो रहा है, और अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो M फेज है, माइटोसिस, जो हमारे M फेज में हम जो विभाजन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो एम फेज आया वो किसके बाद आया? जल्दी बताओ मुझे, एम फेज जो आया वो किसके बाद आएगा? आप बोलेंगे मैम पहले G1 फेज आया, फिर एस फेज आया, फिर G2 फेज आया, ये तीनों ही इंटरफेज थे, और उसके बाद क्या आया? एम फेज आया। तो ये जो समसूत्री विभाजन है बेटा, ये ज्यादातर किस में होता है? किस तरह का विभाजन है? ये अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन क्या होता है ये आपको पता है अच्छे से, है ना? तो ये ज्यादातर किस में होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें अलैंगिक जनन जिसमें होता है उसमें समसूत्री विभाजन देखा जाता है। किस लिए होता है समसूत्री विभाजन? मरम्मत के लिए होता है, विकास के लिए होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है, पुरानी से नई कोशिका बन रही है, तो इन सारी चीजों में क्या होगा? आपका समसूत्री विभाजन होगा। जंतुओं में, पादपों में, दोनों में देखा जाता है। जंतुओं में या अगुणित और द्विगुणित दोनों हो सकता है, जबकि पादप में क्या होता है? पादप में क्या होता है? या अगुणित और द्विगुणित दोनों हो सकता है। पादप में या अगुणित और द्विगुणित दोनों हो सकता है, जबकि जंतुओं में ये ज्यादातर क्या होता है बेटा? द्विगुणित होता है, सिर्फ एक एक्सेप्शन को छोड़ के, जो कि क्या है? मेल हनी बी, जो कि कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, एन होता है, लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है? विभाजन होता है। वरना ज्यादातर जंतुओं में, किन जंतुओं में होता है? जो द्विगुणित है। ठीक है, अब चलो क्या होता है इस प्रोसेस में देख लेते हैं। समसूत्री विभाजन, सम मतलब क्या होता है? समान। सम मतलब क्या होता है? समान। तो समसूत्री, समान, यानी जितने भी जो उसकी मात्र कोशिका है, जो उसकी जनक कोशिका है, जो प्लॉइडी उसका होगा वही किसका होगा? वही किसका होगा? वही जो उसकी संतति कोशिकाएं हैं, जो उसकी पुत्री कोशिकाएं हैं, उनमें भी वही प्लॉइडी होगा। तो देखो, अगर मान लो मात्र कोशिका 2n है तो जो संतति कोशिकाएं हैं वो भी 2n होगी। अगर मात्र कोशिका n है तो जो संतति कोशिकाएं हैं वो भी क्या होंगी? n होगी। यानी आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होंगी। आइडेंटिकल मतलब क्या होगा? बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होंगी, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होंगी। ठीक है, जैसी मात्र कोशिका होगी बिल्कुल वैसे ही क्या होगा? बिल्कुल वैसा ही क्या होगा? संतति कोशिका होगा। इतना क्लियर है? ठीक है, गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो सेम होगी। गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो सेम होगी, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? समसूत्री या इक्वेशनल डिवीजन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? समसूत्री डिवीजन कह रहे हैं। ठीक है, समझ गए ना कि भाई मान लो अगर ये कोई मात्र कोशिका है, ये n है, तो ये आगे चल के डिवाइड करेगी। विभाजन मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। विभाजन मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। तो डिवाइड करके ये जो आगे चल के 2 कोशिकाएं बनाने वाली हो रही है, उनका भी गुणसूत्र क्या होगा? समान ही होगा इसके, किसके? जो मात्र कोशिका होगी। तो अभी हमने समसूत्री विभाजन के जो विशेषताएं थी हमने उसे देखा, समझ में आया? ठीक है, आप देखो प्रोसेस क्या क्या होगा समसूत्री विभाजन में। तो एम फेज में हमने क्या देखा? एक प्रोसेस होता है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कह रहे थे, जहां पे केंद्रक विभाजन हो रहा था, और कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो रहा था, जहां पे
कोशिका द्रव का विभाजन हो रहा था। हमने क्या देखा, हमने देखा कैरियोकाइनेसिस हो रहा था जहां पे केंद्रक का विभाजन हो रहा था, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुआ जहां पे कोशिका द्रव का विभाजन हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस में हमने 4 स्टेजेस पढ़नी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और फिर क्या है, टीलोफेज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर क्या करते, आगे चलते। चले देखो, जो चलो सबसे पहले देखते हैं प्रोफेज में क्या होता है। एम फेज के बाद सबसे पहला स्टेज एम फेज में क्या आता है, प्रोफेज। कंफ्यूज मत होना, फिर समझ लो। पहले आपका क्या आया, G1 स्टेज, ठीक है, S स्टेज, G2 स्टेज। अब G2 के बाद क्या आ रहा है, प्रोफेज। प्रोफेज, ठीक है, G2 के बाद क्या आ रहा है, एम अवस्था आ रही थी। उसी एम अवस्था में पहले जो कैरियोकाइनेसिस हुआ उसमें सबसे पहले क्या आया, प्रोफेज आया। तो क्या हुआ, G1 स्टेज, S स्टेज, G2 स्टेज, और अब क्या आया, प्रोफेज आया। ठीक है, तो देखो प्रोफेज में क्या होता है बेटा, मान लो क्या है, ये कोशिका है, मान लो ये क्या है, आप कहेंगे मैम ये एक कोशिका है। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या हो रहा है कि आप जो क्रोमेटिन रेशे थे, आपने देखा है कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे ढेर सारे क्रोमेटिन रेशे होते हैं। ठीक है, ऐसे उलझे पड़े रहते हैं। याद करो जब मैंने आपको क्रोमोसोम्स पढ़ाया था तो मैंने यहाँ पे उसको बताया था कि एकदम रेशे एकदम से उलझे हुए क्या होते हैं, उलझे हुए पड़े रहते हैं। तो प्रोफेज में क्या हो रहा है, जो हमारा फर्स्ट स्टेज है, जो हमारा स्टेज फर्स्ट है, उसमें क्या हो रहा है कि जो प्रोफेज है इसमें जो क्रोमेटिन रेशे हैं वो संघनित हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। जो उलझे हुए थे आपस में वो क्या हो रहे हैं, वो कंडेंस हो रहे हैं, और कंडेंस होके क्या कर रहे हैं, गुणसूत्र में रूपांतरित हो रहे हैं। मैम कंडेंस होके क्या हो रहे हैं, गुणसूत्र में रूपांतरित हो रहे हैं। किसमें, गुणसूत्र में रूपांतरित हो रहे हैं। इतना क्लियर है। तो ये हमारा एक गुणसूत्र है, और गुणसूत्र का स्ट्रक्चर अपने लास्ट चैप्टर में भी देखा था। ये क्या हो गए, ये एक गुणसूत्र है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गई। भाई सिस्टर क्रोमेटिड्स, मान लो मैं एक इंसान हूं, मेरी 2 बेटियां हैं, तो आपस में क्या हुई, सिस्टर हुई। तो ये एक क्रोमोसोम है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये बीच में क्या है, सेंट्रोमियर है। ये सारी चीजें हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये सेंट्रोमियर हो गया, और ये क्या हो गया, ये जो आपको दोनों साइड दिख रहा है यही हो गया काइनेटोकोर। यही क्या हो गया, काइनेटोकोर। अभी आप आगे की अवस्थाओं में देखेंगे यही एक दूसरे से क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो अच्छे से याद है ना सभी को, बताओ सभी को याद है ना ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक सेंट्रोमियर है, और यहाँ पे क्या है, काइनेटोकोर है। ठीक है, प्रोफेज में हुआ क्या, याद क्या हमें रखना है, आप बोलेंगे मैम जो क्रोमेटिन रेशे थे वो संघनित होकर गुणसूत्र में रूपांतरित हो गए। और क्या हो रहा है, जो सेंट्रोसोम है, तारककाय है, ये सब हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं बेटा। जिसे नहीं क्लियर है वो पहले सेल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। जो सेंट्रोसोम है वो विपरीत ध्रुव की ओर जा रहे हैं। ये जाते जाते कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पे, और ये यहाँ कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पे। तो जो तारककाय है, जो सेंट्रोसोम है, जो तारककाय है, वो क्या होगा, विपरीत ध्रुवों की ओर गति करेगा और स्पिंडल फाइबर का निर्माण प्रारंभ कर देंगे। स्पिंडल फाइबर का निर्माण धीरे धीरे प्रारंभ करना शुरू कर देंगे। तो प्रोफेज स्टेज में क्या हो रहा है, हमें क्या क्या याद रखना है। आप बोलेंगे मैम पहले तो जो क्रोमोसोम रेशे हैं वो संघनित होकर गुणसूत्र में परिवर्तित हो रहे हैं, उसके बाद जो तारककाय है वो विपरीत ध्रुवों की ओर जा रहा है और स्पिंडल फाइबर का निर्माण होना शुरू हो गया है। ये किसका विशेषता है, ये प्रोफेज स्टेज का विशेषता है। और प्रोफेज खत्म होते होते तक जिसे हम क्या बोल सकते हैं, लेट प्रोफेज भी बोल सकते हैं। एक अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। ठीक है, ये हो सब रहा है प्रोफेज में, लेकिन अर्ली मतलब पहले के हो रहा है। और प्रोफेज खत्म होते होते तक जो आपका ER यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रदवी जालिका है, ये भी सेल वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। जो गोल्जी बॉडी है, जो केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस है, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, लेट प्रोफेज आते आते तक सब क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। समझ में आया,
लेट प्रोफेज आते आते तक क्या होगा, सब विलुप्त हो जाएंगी। तो ये सारे स्टेजेस किस में आए, प्रोफेज में। अब इसके बाद अगला स्टेज क्या आएगा, बोलेंगे मैम मेटाफेज आएगा। क्या आएगा, मेटाफेज आएगा। तो देखो मेटाफेज में हम क्या देखेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि ये मेटाफेज है। तो मेटाफेज में अब हमारी जो बाहर की वॉल है वो पूरी तरीके से क्या है, घुल चुकी है। याद करो हमने क्या देखा था यहाँ पे कि जो धीरे धीरे सारी चीजें क्या होंगी, क्रोमेटिन मटेरियल संघनित होंगे, धीरे धीरे जो बाहरी वॉल है वो धीरे धीरे क्या होंगी, केंद्रक झिल्ली, बाहरी वॉल क्या होगी, बाहरी वॉल क्या होगी, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली यहाँ पे मेटाफेज तक होते होते क्या होंगी, पूर्ण रूप से घुल चुकी होंगी। और जब केंद्रक झिल्ली घुल चुकी होंगी तो जो हमारे गुणसूत्र हैं अब वो कोशिका द्रव में भाई टहल रहे हैं। कहाँ पे, कोशिका द्रव में। क्यों, क्योंकि जो हमारी केंद्रक झिल्ली है वो पूर्ण रूप से क्या, घुल चुकी है। फिर से समझ लो, प्रोफेज में क्या हुआ, केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे मतलब डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो क्रोमेटिन मटेरियल थे, रेशे थे, वो धीरे धीरे संघनित होकर क्रोमोसोम्स में आ जाएंगे। ठीक है, जो तारकाएं हैं वो अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे। लास्ट तक आते आते जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियोलस है, सब क्या होंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे, सब हट जाएंगे। ठीक है, अब क्या आ गया, मेटाफेज आ गया। तो मेटाफेज आने तक क्या है, केंद्रक झिल्ली पूरी तरीके से क्या है, घुल चुकी है, गायब हो चुकी है। तो जो हमारे गुणसूत्र हैं वो कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, आप बोलेंगे मैम कोशिका द्रव में देखने को मिलेंगे। वेरी गुड। ठीक है, और क्या होगा भाई, और क्या होगा, स्पिंडल फाइबर तो हमारा बन ही रहा था, स्पिंडल फाइबर तो हमारा बन ही रहा था। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ बीच में एक प्लेट बननी शुरू हो जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे, मेटाफेज प्लेट कहेंगे। तो बीच में एक प्लेट बन रही है बेटा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मेटाफेज प्लेट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं। अब अगर किसी को इस समय गुणसूत्र के आकार का स्टडी करना है, गुणसूत्र आकारिकी का स्टडी करना है, तो ये फेज जो है, जो मेटाफेज है, वो क्या होगा, सबसे सही है। क्योंकि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बन गए हैं, यहाँ पे मेटाफेज प्लेट बन गई है, और धीरे धीरे सब क्या है, यहाँ पे आके जो गुणसूत्र होंगे वो एक इस प्लेट पे लगना शुरू हो जाएंगे। इसलिए अगर गुणसूत्र की आकारिकी का स्टडी करना है तो ये फेज सबसे ज्यादा सही है। ठीक है, अब जो है स्पिंडल फाइबर का क्या होगा, बहुलीकरण होगा, जिसमें क्या होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन 97% होगा और आरएनए क्या होगा, 3% होगा। ठीक है, ये हमारा मेटाफेज हो गया। अब आ जाते हैं एनाफेज में। देखो एनाफेज में क्या क्या होता है भाई, एनाफेज में क्या होगा कि अब देखो क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो एनाफेज में आपको क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि एनाफेज में क्या हो रहा है। देखो एनाफेज में हमारे क्या हो रहा है, ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं। ठीक है, यहाँ हमारे बीच में क्या था, मेटाफेज था, मेटाफेज प्लेट थी। ठीक है, जिसको इक्वेटोरियल प्लेट भी आप बोल सकते हो, इक्वेटोरियल प्लेट भी आप बोल सकते हो। अब ये क्या करेंगे, ये धीरे धीरे इनको अपने पोल्स की तरफ खींचना शुरू करेंगे, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ। आपने देखा था ना, जो तारकाएं थे वो अलग अलग पोल्स की तरफ जा रहे थे, तो ये क्या करेगा, ये इसको पूरा इस तरफ खींचेगा और ये इसको पूरा नीचे की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ये मान लो, ऐसे मान लो, देखो इस डायग्राम से मान लो कि मान लो ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ये हमारा एक क्रोमोसोम है, और ये याद करो क्या था, काइनेटोकोर थे हमारे। ठीक है, यहां से इसमें खिंचाव हो रहा है, ये यहां से खींचेगा और ये यहां से खींचेगा, तो ये बीच से टूट जाएगा। ऐसे समझ लो भाई, ये ऐसे थे, ये हमारे क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, क्रोमोसोम्स थे, ये देखो ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, यहाँ पे काइनेटोकोर है, ये सेंट्रोसोम है, काइनेटोकोर है। ठीक है, ये पूरा एरिया क्या है आपका, बताओ जल्दी, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है। अब देखो अब क्या होगा, जब ये इधर से ऊपर की साइड खींचेगा और ये इधर से ऊपर की साइड खींचेगा, तो ये 20 से डिवाइड हो जाएगा, 20 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे 4 क्रोमेटिड्स थे। ठीक है, 2 क्रोमेटिड थे, कितने थे, 2 थे, तो ये कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अगर मान लो 4 हैं, 1 2 3 4, तो 2 कितने हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और 2 कितने चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रोमेटिड है वो पीछे की तरफ होगा और जो सेंट्रोमियर है वो आगे की तरफ होगा। ये सेंट्रोमियर है, ये आगे की तरफ है, ये सेंट्रोमियर है, ये आगे की तरफ है, ये सेंट्रोमियर है, आगे की तरफ है, ये सेंट्रोमियर है, आगे की तरफ है, और ये जो क्रोमेटिड है ये पीछे की तरफ है। ये जो क्रोमेटिड है ये सेंट्रोमियर हो गया,
ये क्या कहाँ होगा, क्रोमेटिड पीछे की तरफ होगा और सेंट्रोमियर आगे की तरफ होगा। ये देखो, समझ गए। अब ये क्या होगा, ये यहाँ पे मेटाफेज में, ये मान लो एक इक्वेटोरियल प्लेट है जिसको हम मेटाफेज प्लेट बोल रहे हैं, इस पे क्या है, ये सब आके लग गए, स्पिंडल फाइबर लगे हैं और ये सारे क्रोमोसोम्स आके लग गए। अब जब एनाफेज होगा, मान लो ये ऐसे लगे हैं, ठीक है, ये इक्वेटोरियल प्लेट है, ऐसे समझ लो, ये इक्वेटोरियल प्लेट है जिसपे लगे हैं। अब मान लो जब एनाफेज होगा तो एक ऐसे ऊपर की तरफ खींचेगा और एक नीचे की तरफ खींचेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा, तो ये क्या होंगे, आधे आधे में बट जाएंगे, आधे आधे में क्या होंगे, ये बट जाएंगे। तो जब आधे ऐसे जाएंगे और आधे कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, काइनेटोकोर से खिंच जाएंगे और क्या होगा, बट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ शेप्स दिखते हैं, कुछ शेप्स दिखते हैं जिनका अध्ययन आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे वी शेप्ड, आई शेप्ड, जे शेप्ड, एल शेप्ड, ऐसे कुछ सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिनका अध्ययन इस स्टेज में क्या होता है, किया जाता है। समझ गए, क्या होता है यहाँ पे, इनका अध्ययन किया जाता है। बताओ इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर है तो लिखो यस मैम क्लियर है, नहीं क्लियर है तो लिखो नो मैम नहीं क्लियर है। तो अब ये किससे डिवाइड हो गया, आपका जो सेंट्रोमियर था बीच में वो डिवाइड हो गया, आधे ऊपर चले गए, आधे नीचे चले गए। तो अब जो उसके बाद का स्टेज है बेटा, जो टीलोफेज है, आधे आधे चले गए भाई, आधे पूरे यहाँ चले गए, आधे यहाँ चले गए। अब जो लास्ट स्टेज है, जो टीलोफेज स्टेज है, इसमें क्या हो रहा है, अब वापस से वो चीजें होंगी जो प्रोफेज में हुई थी उसके रिवर्स, वापस से क्या चीजें होंगी, जो प्रोफेज में हुई थी उसके रिवर्स चीजें होंगी। तो रिवर्स क्या क्या भाई, प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमेटिन रेशे से गुणसूत्र बना था, उसका रिवर्स, उसका उल्टा क्या होगा, अब यहाँ पे जो गुणसूत्र हैं वो वापस से क्रोमेटिन रेशे में परिवर्तित होने लगेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगी, ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस का पूरा पुनः निर्माण होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि क्या हुआ, ये एक से हमें कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। अब क्या होगा, ये हमारा क्या था, कैरियोकाइनेसिस था, ये हमारा क्या था, कैरियोकाइनेसिस था। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन। अब क्या बचा है, कोशिका द्रव्य विभाजन बचा है। क्या बचा है, कोशिका द्रव विभाजन बचा है। समझ में आ रहा है भाई कि सर से ऊपर से जा रहा है, जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है ना। तो अब कोशिका द्रव विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस होगा। तो हमने क्या देखा था, जो हमारा टीलोफेज था उसमें हमने क्या देखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो रही है, ईआर, गोल्जी बॉडी, ये सब बनना, न्यूक्लियोलस, ये सब बनना शुरू हो रहा है। जो प्रोफेज में हुआ उसका एग्जैक्ट अपोजिट होना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अब साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे चीजें बढ़ जाती हैं। पादप कोशिका में ये प्रोसेस अलग तरीके से होता है, पादप कोशिका में ये प्रोसेस अलग तरीके से होता है, और जंतु कोशिका में ये प्रोसेस अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो देखो जंतु कोशिका में क्या होता है, जंतु कोशिका में क्या होता है, ये हमारे 2 थे, ठीक है। अब इनको क्या होना है, अब इनको डिवाइड होके अलग होना है, बीच से टूटना है पूरा। तो क्या होगा, जंतु कोशिका में यहाँ पे खांच बन जाती है, विदलन हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है, ठीक है। और पादप कोशिका में एक खांच नहीं बनती है, बल्कि क्या होता है, एक प्लेट बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट कहते हैं। देखो कैसे, जंतु कोशिका में क्या होता है भाई, कि जो सूक्ष्म तंतु हैं, जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, वो खींचेंगे। माइक्रोफिलामेंट्स क्या करेंगे, खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, प्लाज्मा झिल्ली को बाहर से भीतर की तरफ संकुचित करेंगे। ये प्लाज्मा झिल्ली अगर है तो उसको संकुचित करते जाएंगे, संकुचित करते जाएंगे, संकुचित करते जाएंगे, और लास्ट में क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, और ऐसे क्या होगा, ये 2 कोशिकाएं क्या होंगी, अपना बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सेंट्रीपिटल हो गया। सेंट्रीपिटल क्या होगा, जब कोई चीज बाहर से भीतर की तरफ हो तो उसको क्या करते हैं आप, सेंट्रीपिटल। ये आपने बॉटनी में भी पढ़ा होगा पहले, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल, बाहर से भीतर की तरफ संकुचित हो रहा है, ठीक है। पादप कोशिका में क्या होगा कि यार भाई बीच में ये हो गया आपका, ये तो वही स्ट्रक्चर है जो आपने किस में देखा था, अपना लास्ट में आपका क्या था, टीलोफेज था। टीलोफेज में हमने ऐसे ही देखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पादप कोशिका क्या होगा, यहाँ बीच में क्या होगा, बीच में यहाँ पे गोल्जी बॉडी इकट्ठा होंगे, गोल्जी बॉडी इकट्ठा होंगे। वो गोल्जी काय क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का श्रावण करेंगे। क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का श्रावण करेंगे, और उससे क्या होगा,
फ्रैगमोब्लास्ट का संश्लेषण होगा और ये अंदर से बाहर की तरफ होगा, अंदर से बाहर की तरफ। यहां कहा था बाहर से भीतर की तरफ सेंट्रीपिटल, यहां पे कहा है अंदर से बाहर सेंट्रीफ्यूगल, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर कोई भी चीज बाहर से भीतर हो रही है तो सेंट्रीपिटल हुई, और अंदर से बाहर हुई, अंदर से बाहर हुई तो क्या हुई, सेंट्रीफ्यूगल। तो गोल्जी बॉडी इकट्ठा होंगे, कार्बोहाइड्रेट का श्रावण करेंगे, फ्रैगमोप्लास्ट होगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, एक ये पूरा अंदर से बाहर की तरफ एक प्लेट बना देंगे जिसको हम क्या कह रहे हैं, सेल प्लेट या फिर कोशिका पट्टी कह रहे हैं, सेल प्लेट या फिर कोशिका पट्टी कह रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, और जो हमारा समसूत्री विभाजन है उस वो प्रक्रिया क्या होगी, इस तरीके से पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको ये पढ़ाया है जब हम कवक पढ़ा रहे थे कि अगर कैरियोकाइनेसिस हो और साइटोकाइनेसिस ना हो, अगर कैरियोकाइनेसिस हो यानी कि केंद्रक का विभाजन हो और साइटोकाइनेसिस ना हो तो क्या होगा, तो उस स्टेज को क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ मुझे। हाँ लिखा है तो देख के बोल दोगे, क्या बोलेंगे, सीनोसिटिक स्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीनोसिटिक, कि कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है भाई, कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीनोसिटिक स्टेज बोलेंगे, सीनोसिटिक अवस्था बोलेंगे, ठीक है। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसके बाद हम अपना क्या शुरू करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन शुरू करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलें। तो अभी क्या देखा हमने देखा कि अगर कैरियोकाइनेसिस हो और साइटोकाइनेसिस नहीं हो तो वो कौन सी अवस्था होती है, वो होती है सीनोसिटिक स्टेज, यानी कि बहुकेंद्रीय स्टेज होती है, जिसमें केंद्रक तो बहुत सारे होंगे लेकिन वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलो भाई, अब आपके एनसीईआरटी के डायग्राम देख लेते हैं। प्रारंभिक पूर्वावस्था है, आपको पता है धीरे धीरे जो झिल्ली है वो क्या होगी, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी, और जो आपके क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस्ड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मध्यावस्था की जो हम जाएंगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ये वॉल पूरी घुल जाएगी, और जो कंडेंस्ड हुए थे वो कहाँ पे, कोशिका द्रव में आ जाएंगे। जब मध्यावस्था में हम प्रॉपर पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये जाके स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे जोड़े की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो समजात गुणसूत्र हैं उनके जोड़ों की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो बैचलर लाइफ जी रहे हैं भाई, अभी वो किसी के साथ जोड़ा नहीं बना रहे, ठीक है। तो वो कहाँ पे जुड़ जाएंगे, ये जो आपकी मध्यावस्था पट्टी है, जो आपका क्या है, प्लेट है, उस पे क्या होगा, जाके एक लाइन से क्या होगा, लग जाएंगे। कहाँ पे लग जाएंगे, जो आपका मेटाफेज प्लेट होगा, याद करो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था मेटाफेज प्लेट था, उस पे जाके जुड़ जाएंगे, लग जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो भाई, एनाफेज में क्या होगा कि जो काइनेटोकोर है ये उनको अपनी अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, और जब खींचेगा तो सेंट्रोमियर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। मान लो ये ऐसा है, फिर से बता देते हैं एक बार, ये ऐसा है, यहाँ पे सेंट्रोमियर है, तो ये काइनेटोकोर ये इधर अपनी तरफ खींचेगा, इधर अपनी तरफ खींचेगा, और ये क्या होंगे, ये जो होंगे 20 से सेंट्रोमियर से क्या होंगे, सेंट्रोमियर से डिवाइड हो जाएंगे, और यहाँ पे देखो सेंट्रोमियर आगे की तरफ रहेंगे, जबकि ये जो क्रोमेटिड है ये पीछे की तरफ अरेंज हो जाएंगे। अंत्यावस्था में आप देख रहे हैं कि फिर से क्या चीजें होंगी, अंत्यावस्था में फिर से वही सारी चीजें होंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, ER, गोल्जी बॉडी और जो भी न्यूक्लियोलस, ये सब का वापस से फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा कैरियोकाइनेसिस हो गया, और अब क्या होगा, हमारा साइटोकाइनेसिस होगा, जिसमें आपने देखा था कि प्लांट सेल में अलग तरीके से हो रहा है और एनिमल सेल में अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है तो लिखो यस मैम, क्लियर है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस आपको पता ही है क्या होगा, यहाँ पे प्लांट सेल में फ्रैगमोप्लास्ट बन जाएगा, जबकि एनिमल सेल में जो सूक्ष्म तंतु होंगे वो क्या करेंगे, वो बाहर से भीतर की तरफ संकुचित होंगे। याद है, ये क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में होगा। अब देख लेते हैं भाई सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व क्या है, ठीक है। क्या महत्व है, आओ देख लेते हैं। सूत्री विभाजन
केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों और सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाएं भी सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। सूत्री विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना क्या होगा, काफी आवश्यक है। ठीक है, अब देखो, कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव अनुपात को बनाए रखती है। पहले मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, कोशिका जब विभाजित हो जाएगी तो क्या करेगी, जो केंद्रक कोशिका द्रव अनुपात है उसको बनाए रखेगी। और सूत्री विभाजन का महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं एवं रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती हैं। समझ में आ गया बेटा ये। अब हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। क्या पढ़ेंगे, अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे। तो चलो देख लेते हैं भाई। लैंगिक प्रजनन द्वारा, अब हमें सबसे ज्यादा चीज क्या याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि जो अर्धसूत्री विभाजन है ये कहां पे हो रहा है, लैंगिक, जहां पे विभाजन होगा वहां पे। तो आपको पता है कि लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संलयन होता है। हमें पता है, जैसे हमने देखा है कि हम मानव है तो हमें क्या होता है, स्पर्म्स बनता है, मेल में स्पर्म शुक्राणु बनता है और जो फीमेल है उसमें क्या बनता है, अंडाणु बनता है। ऐसे हमने पादप कोशिकाओं में भी देखा है कि नहीं देखा है। तो लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है। जैसे प्लांट में भी एक नर युग्मक बनते हैं और एक मादा युग्मक बनते हैं, ठीक है, जिनसे अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है और यह विशिष्ट प्रकार की कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ये आपको याद रखना है। इस प्रकार के विभाजन को क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन, अर्ध मतलब आधा, सूत्र मतलब क्या, गुणसूत्र। जहां पे बेटा ये याद रखना है कि जहां पे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए वो क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। अच्छा देखो, अभी जो अर्धसूत्री विभाजन है ये ज्यादातर जो डिप्लॉइड सेल्स हैं उनमें ही होता है, डिप्लॉइड कोशिकाओं में होता है, ठीक है, द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। जो जिनका प्लॉइडी एन है, जो हैप्लॉइड है, उनमें, उन कोशिकाओं में ये नहीं होता। हाँ, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में होता है। अगर कोई हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और एक नर युग्मक बना, एक मादा युग्मक बना, और फिर क्या होगा, जब उनका फ्यूजन हो जाएगा, ये जाइगोट बन जाएगा, तो यहाँ पे ये 2n आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपने देखा है मियोसिस हो जाता है। आपने देखा है जब आपने ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये सारी चीजें पढ़ी थी, तो आपने यहाँ पे देखा था क्या हो रहा था। जब आपने प्लांट ग्रुप्स पढ़े थे और एनिमल ग्रुप्स में भी आपने कहीं देखा होगा कि जब अगर कोई जिनका प्लॉइडी एन है, अगर कोई हैप्लॉइड क्या है, ऑर्गेनिज्म है, और उनमें नर युग्मक मादा युग्मक बन रहे हैं और फ्यूजन होकर जाइगोट बन रहा है, अब जब ये 2n हो जाएगा तब यहाँ पे मियोसिस होगा। लेकिन जो हैप्लॉइड कोशिका है वहां पे मियोसिस नहीं होगा, वो हमेशा द्विगुणित कोशिकाओं में होगा। अच्छा, ये अर्धसूत्री होता क्यों है, ये क्रोमोसोम नंबर आधे क्यों होते हैं, कोई मुझे बताएगा कि ये जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं ये आधे क्यों होते हैं? किसी को पता है तो बताओ मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। देखो होता क्या है भाई, सपोज मैं एक फीमेल हूं, ठीक है, और मान लो मेरे हस्बैंड क्या है, मेल है। मेरे में 46 क्रोमोसोम है, उनमें भी 46 क्रोमोसोम है, मेरे में भी 46 क्रोमोसोम है, उनमें भी 46 है, मेरे में 23 पेयर्स है, उनमें भी 23 पेयर्स है। अब जो भी हमारी अगली पीढ़ी होगी बेटा, तो उसमें अगर मान लो मेरे से 46 गए और मेरे हस्बैंड से भी 46 गए, तो 46 और 46 जोड़ दो भाई, तो कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? मान लो एक मेल है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं और एक फीमेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है। अब जब उनके बच्चे होंगे तो 46 और 46 क्या होंगे, आप जोड़ दो, 92 हो गए। अब ये जो बच्चा है भाई इसमें 92 क्रोमोसोम्स हो गए। क्या ये नॉर्मल बच्चा है? फिर ये किसी से शादी करेगा, उसके क्रोमोसोम भी 46 आके जुड़ जाएंगे, फिर क्रोमोसोम नंबर और बढ़ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, तब तो हम मानव ही नहीं रहेंगे ना, महामानव बन जाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे रिड्यूस टू
हाफ हो जाता है, जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, जब क्रोमोसोम नंबर आधा, यहाँ पे आधा हो जाएगा, यहाँ पे आधा हो जाएगा, और फिर जब यहाँ पे ये जाके जुड़ेगा तो वो 46 फिर से बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मेंटेन रहते हैं बेटा, वो ज्यादा या कम नहीं होते, क्योंकि आपने देखा अगर क्रोमोसोम नंबर ज्यादा या कम हो गया तो क्या होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन है, ये जिनमें लैंगिक जनन होता है उनमें ही ज्यादातर होता है, उनमें ही होता है। और इनमें जो हमें याद रखना है वो क्या है कि जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं वो रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, जिसे अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2 कहते हैं। ठीक है, इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र जो होगा वो पूर्ण होगा। ऐसा अवस्था में पैतृक गुणसूत्र के प्रतिकृति के साथ संतान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री 1 अवस्था प्रारंभ होती है। चलो इसको फिर से समझ लेते हैं, अब कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसको यहां से समझ लेते हैं। भाई क्या कह रहा है, हमने इससे पहले जो समसूत्री विभाजन देखा उसमें हमने कैरियोकाइनेसिस देखा, एक साइटोकाइनेसिस देखा। कैरियोकाइनेसिस में हमने क्या क्या देखा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, वही स्टेजेस हम यहाँ पे भी देखेंगे, वही स्टेजेस हम यहाँ पे भी देखेंगे। ये G1 है, ये S है, ये G2 है। इतना क्लियर है, इतना हमें पहले से पता है। इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आप कहेंगे मैम, इसके बाद M फेज आ रहा है जिसमें आ रहा है प्रोफेज। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो स्टेजेस दो बार हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2 दोनों हो रहा है। तो देखो, जब अर्धसूत्री विभाजन 1 होगा, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, यहाँ पे ये फर्स्ट इसको कर लेते हैं और यहाँ पे इसको सेकेंड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो स्टेजेस सारी वही है बेटा, बस ये दो बार होंगी। जैसे यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, चूंकि ये भी मियोसिस है तो यहां पे भी सेम होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, अब अंतर क्या है, आप कंफ्यूज ना हो जाए कि हम किस प्रोफेज की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, इसलिए इसको हमने बांट दिया। ये क्या हो गया, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ये क्या हो गया, जब हम अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की बात कर रहे हैं, मियोसिस सेकंड की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। समझ गए। तो अब देखो प्रोसेस क्या होगा, अगर आपसे कोई अर्धसूत्री विभाजन के सारे चरण पूछें तो चरण क्या होंगे, G1, S, G2, उसके बाद प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, देन प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। इतना क्लियर है। साइटोकाइनेसिस तो होगी भाई, उसको तो याद ही रखना है, लेकिन ये सारे जो स्टेप्स हैं। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है अर्धसूत्री विभाजन में, ऑब्वियस सी बात है भाई, ये जो हमने पढ़ा पिछला प्रोसेस समसूत्री विभाजन का, ये उससे थोड़ा बड़ा है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्रोफेज फर्स्ट है इसमें भी कुछ उप अवस्थाएं आ रही हैं। प्रोफेज फर्स्ट है यहाँ पे जो, वो सबसे लंबी अवस्था है, और ये जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था है बेटा, इसमें भी कुछ अवस्थाएं आ रही हैं। अभी उन अवस्थाओं को हम आगे देखेंगे। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है, बताओ। कि हमने क्या देखा, G1, S, G2 के बाद क्या आ जाएगा, प्रोफेज 1 जिसमें कई सारी उपावस्थाएं हैं, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, देन प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। अब ये जो सेकंड वाला है, ये जो मियोसिस सेकंड है, ये बिल्कुल समसूत्री विभाजन की तरह है। जैसे अभी हमने देखा था, बिल्कुल उसकी तरह है, जो अभी हमने पीछे समसूत्री विभाजन देखा, ये बिल्कुल डिक्टो उसकी कॉपी है। तो वो तो हम एक बार पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि उसमें क्या क्या होता है, तो वो तो हमें उतना दोबारा पढ़ना नहीं है। ये बिल्कुल अलग, ये बिल्कुल उसकी तरह है, क्या सेम है जो हमने अभी समसूत्री विभाजन पढ़ा। ये इनमें जो चीजें हो रही हैं, चलो उनको फिर देखते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है।
तो लिखो यस मैम। क्लियर है तो लिखो यस मैम, क्लियर है। चलो अब देख लेते हैं जल्दी से हमने क्या क्या मियोसिस के पॉइंट देखे। सबसे पहले हमने क्या देखा, अर्धसूत्रीय विभाजन हम इसको कहते हैं, जहां पे जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या है, आधी हो जाती है। मेरे साथ बोलो, जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या है, आधी हो जाती है। लैंगिक जनन में होगा, ठीक है। यहां कब होगा, जब गैमेटोजेनेसिस होगा, यानी कि युग्मक जनक हो, युग्मक जनन होगा, जब युग्मक बनेंगे, जैसे नर युग्मक मादा युग्मक, तो गैमेटोजेनेसिस जब होगा तब होगा ये, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दर्शाता है उसमें मियोसिस नहीं होगा। जैसे मोनेरा आप देख लो, जिसमें आपके जीवाणु होते हैं, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दर्शाते बेटा उनमें मियोसिस नहीं होगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इनमें क्या होता है, विविधता या वेरिएशन होता है। क्यों वो वेरिएशन या विविधता क्यों आती है, क्यों, क्योंकि इनमें जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। अभी हम देखेंगे कि क्यों हम कहते हैं कि अर्धसूत्रीय विभाजन जो है भाई उस वो इवोल्यूशन की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ओ मैम अभी ये क्रॉसिंग ओवर कौन सी चिड़िया का नाम है भाई, चलो आओ आगे जल्दी से पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर आखिर होता क्या है, ठीक है। समझ गए ना। अब देखो, हाँ अभी यहाँ पे एक चीज और हम समझ लेते हैं। चलो ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में कुछ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अभी हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। पहले ये हम देख लेते हैं, क्या देख लेंगे कि मैंने बताया कि जो अर्धसूत्रीय विभाजन है वो क्या होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन कैसा होगा, जिसमें गुणसूत्र आधा हो जाएगा। तो देखो जैसे मान लो ये 2n कोई सेल है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ और क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, रिडक्शनल हो गया, आधा हो गया। तो ये एक सेल से कितनी बनी, 2 बनी। फिर यहाँ पे मियोसिस सेकंड हुआ और मियोसिस सेकंड किसके समतुल्य है, समसूत्रीय विभाजन के समतुल्य है। मियोसिस सेकंड जो है वो हूबहू बिल्कुल सारे स्टेप किसके जैसे हैं, समसूत्रीय विभाजन जैसे हैं। और फिर यहाँ पे ये जो 2 सेल्स है ये फिर आगे चल के 2 में बना देंगी और फिर ये आगे चल के 2 बना देंगी। तो टोटल कितनी सेल्स बनी, 4 बनी। टोटल कितनी बनी, 4 बनी, ठीक है। अब देखो आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, आप तुरंत बता लोगे कि मान लो अगर 100 शुक्राणु है, 100 शुक्राणु हमें बनाने हैं, 100 शुक्राणु बनाने हैं, तो कितनी बार मियोसिस होगा, बताओ। 100 शुक्राणु बनाने हैं तो कितनी बार मियोसिस होगा, जल्दी बताओ। अब आप देखो, आपने मियोसिस एक बार जब हम मियोसिस करते हैं, एक बार जब मियोसिस करते हैं तो कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, ठीक है। एक बार मियोसिस से कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, ठीक है। तो 100 बनाने के लिए हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, 25, क्योंकि 25 × 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। ये क्लियर है। जो शुक्राणु है वो एक मियोसिस में कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं बेटा। तो अगर हम इनको 25 मान लो, अगर हम इनको 25 हमारे मियोसिस करनी पड़ेगी, तो एक बार में 4 बन रहे हैं तो 25 × 4 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। और अगर 100 अंडाणु बनाने हैं भाई तो कितने मियोसिस की जरूरत पड़ेगी, जल्दी बताओ। आपने देखा है, क्या देखा है, जब आपने साइकिल पढ़ी होगी अंडाणु बनाने वाली, देखा है कि नहीं देखा है, जब आपने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था, जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा होगा और oogenesis पढ़ा होगा। तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने देखा था कि लास्ट में कितने बन रहे थे, 4 शुक्राणु बन रहे थे, लेकिन जब oogenesis पढ़ा था तो उसमें क्या देखा था कि एक बार में एक ही अंडाणु बन रहा था ना, पोलर बॉडीज बन रहे थे, और लास्ट में कितना हो रहा था, एक ओवम ही बन रहा था। तो एक अंडाणु बनाने के लिए कितनी बार आपको कराना पड़ेगा oogenesis, एक बार। तो 100 बनाने के लिए कितनी बार कराना पड़ेगा, 100 बार कराना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान है, 100 मियोसिस लगेगा तो 100 अंडाणु बन जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और है कि अगर आपको 100 बीज बनाने हो, ये क्वेश्चन पहले से पूछे जाते थे, फिर भी आप समझ लो कैसे होगा। अगर आपको 100 बीज बनाने हो तो कितने मियोसिस की जरूरत पड़ेगी, जल्दी बताओ। चलो थोड़ी हेल्प कर देते हैं। अगर मान लो आपको 100 बीज बनाने हैं तो 100 नर युग्मक की जरूरत पड़ेगी और 100 मादा युग्मक की जरूरत पड़ेगी ना भाई, तभी तो 100 बीज बनेंगे, एक नर और एक मादा फ्यूज करेगा। तो अब बताओ कितने मियोसिस की जरूरत पड़ेगी, जल्दी बताओ। देखते हैं किसका आंसर सही है सबसे पहले।
देखते हैं कि सबसे पहले किसका सही आंसर आता है, जल्दी बताओ। सिंपल है भाई, मैंने क्या कहा कि एक बार मियोसिस से 4 मेल नर युग्मक बनते हैं। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 25, क्योंकि 25 चौके क्या हो गया 100 हो गया, और यहाँ पे तो हमें 100 ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक बार में एक ही बन रहा है। इन दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा 125 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 125 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आप मुझे एक बताओ कि 600 क्वेश्चन है, ये हम आपको दे रहे हैं, करके कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर 600 भ्रूण एम्ब्रियो बनाने हैं तो कितने मियोसिस की जरूरत होगी, ठीक है। चलो ये मेरे को आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। अब देख लेते हैं, अभी तक हमने जो देखा, हमने क्या देखा था, G1 स्टेज थी, S स्टेज थी, G2 स्टेज थी, उसके बाद प्रोफेज आ गया, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और मैंने बताया था कि जो प्रोफेज 1 है उसमें कुछ उप अवस्थाएं भी होती हैं। जो प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1 है, इसमें कुछ उप अवस्थाएं होती हैं बेटा, और वो उप अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, लैप्टोटीन जिसको तनुपट कह रहे हैं, जाइगोटीन जिसको युग्मपट कह रहे हैं, पैकेटीन जिसको स्थूल पट कह रहे हैं, डिप्लोटीन जिसको द्वैत पट कह रहे हैं, और डाइक्वाइनेसिस जिसको पार गति कम कह रहे हैं। अब मेरा यकीन मानो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपके नीट में भी क्वेश्चन आएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है। इसको आप याद करने के लिए अपना कोई क्रम भी बना सकते हो कि आप फर्स्ट लेटर लेके कोई अपना कोड बना लो, या फिर आप इसको समझ के भी याद कर सकते हो। लेकिन आपको ये सारी, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कौन सी स्टेज में क्या होता है, या हो सकता है ऐसा पूछ लिया जाए कि आप इनको सही क्रम में इन स्टेजेस को लगाएं। इसलिए आपको ये जरूर से क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो चलो जल्दी से फिर देख लो, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। मेरे साथ बोलो, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। अब ये जो आगे लिखे हैं, ये लिखे हैं बेटा कि इन सारे स्टेप्स में क्या क्या होता है, जिनको अभी हम आगे चल के देखेंगे और फिर वापस से स्लाइड पे आएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। ले लिया, चले आगे, चलो। आप देखो, सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि हमने G1 स्टेज देख लिया है, हमने S स्टेज देख लिया है, हमने G2 स्टेज देख लिया। हमने देखा G1 स्टेज में क्या हो रहा था, प्रोटीन और RNA सिंथेसिस हो रहा था। S स्टेज में क्या हो रहा था, DNA रेप्लिकेशन हो रहा था। तो हमारा DNA रेप्लिकेशन एक बार हो चुका है। फिर G2 स्टेज आया, और अब क्या आया, प्रोफेज फर्स्ट का कौन सा स्टेज आया, लैप्टोटीन। प्रोफेज फर्स्ट में क्या हो रहा था, जब हमने समसूत्री विभाजन किया था तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या हो रहा था, मैम जो झिल्ली थी वो डिसअपियर हो रही थी, जो क्रोमोसोम रेसे थे वो संघनित हो रहे थे, ठीक है, यही सारी चीजें तो हो रही थी। ER GB ये सब क्या हो रहे थे, डिसअपियर हो रहे थे। तो चलो आओ देखते हैं कि यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट में क्या क्या हो रहा है। तो अरे लैप्टोटीन में तो वही चीजें हो रही हैं। क्या हो रही है लैप्टोटीन में, जो क्रोमेटिन रेशे थे वो रूपांतरित होकर गुणसूत्रों में बदल रहे थे। तो जो फर्स्ट स्टेज आया प्रोफेज का, उसमें भी सेम चीजों की शुरुआत हो रही है। क्या हो रही है कि जो क्रोमेटिन रेशे थे वो संघनित होकर क्रोमोसोम्स में क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे, ठीक है, क्लियर है। तो लैप्टोटीन में क्या हुआ आपको पता है, क्रोमेटिन रेशे संघनित होकर गुणसूत्रों में रूपांतरित हो गए। अब देखो भाई, जाइगोटीन में क्या हो रहा है, जाइगोटीन में क्या हो रहा है, जाइगोटीन में ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या करेंगे, ये अपना जोड़ा ढूंढेंगे भाई। क्या करेंगे, अपना जोड़ा ढूंढेंगे। देखो एक पेज ले लेते हैं, ये संघनित हुए और ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब देखो ये दोनों आपस में क्या है, ये एक पेरेंट है, ये दोनों आपस में क्या है, आप बोलोगे मैम ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। ये तो क्रोमेटिड है ना, ये तो आपको पता है, ये हम पढ़ चुके हैं क्रोमेटिड। तो ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या है बेटा, सिस्टर क्रोमेटिड है,
ठीक है। अब अर्धसूत्रीय विभाजन में क्या होता है कि बैचलर नहीं रहेंगे, अकेले नहीं रहेंगे कि भाई मैं स्वतंत्र हूं, मैं बैचलर हूं, जैसे हमने समसूत्री में देखा। नहीं, यहाँ पे ये अपने अपने जोड़े के साथ आएंगे, उनके साथ क्रॉसिंग ओवर होंगे। तो ये अपना समजात गुणसूत्रों का जोड़ा होगा, ये इसका जोड़ा है, ये यहाँ पे है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है और उस क्वेश्चन का जवाब कौन मुझे सही देता है हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे भाई, ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये कौन बताएगा मुझे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, जल्दी बताओ कौन बताएगा मुझे, हम देखते हैं। ठीक है, हाँ बताओ जल्दी, क्या होंगे आपस में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे भाई, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। ठीक है, ये आपके पापा हैं, ये आपके चाचा हैं, ये आपके पापा की दो बेटियां हैं, ये आपके चाचा की दो बेटियां हैं। तो पापा की दो बेटियां आपस में सिस्टर हैं, चाचा की दो बेटियां आपस में सिस्टर हैं, लेकिन वो दोनों आपस में क्या है, चचेरी बहनें हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं क्या देखा हमने। अब जाइगोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में जो है ये जो दो समजात गुणसूत्र हैं ये क्या होंगे, ये अपना पहली बात तो जोड़ा ढूंढेगा। ठीक है, ये अपने जोड़े में आ जाएंगे जो समजात गुणसूत्र हैं, और इन दोनों को क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स, इन दोनों को आपस में क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखो, चूंकि ये दो समजात गुणसूत्र हैं तो ये क्या बना रही है, बाईवैलेंट हो गया। बाई मतलब क्या हो गया, दो, बाई मतलब क्या है, दो, बाईवैलेंट, दो समजात गुणसूत्र, इसलिए इनको क्या कहेंगे, युग्मित। कैसा, बाईवैलेंट कहेंगे। और चूंकि यहाँ पे चार हमें क्या मिल रहे हैं, चार हमें क्या मिल रहे हैं, क्रोमेटिड मिल रहे हैं, 1 2 3 4, चार क्रोमेटिड मिल रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, टेट्राड बना लेगा, चतुष्क क्रोमेटिड हो गया। तो हमने क्या देखा, दो समजात गुणसूत्र हैं, दो समजात गुणसूत्र हैं, दो समजात गुणसूत्र हैं, और चार क्या है, क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, दो समजात गुणसूत्र हैं और चार क्या है, क्रोमेटिड्स हैं। अब ये दोनों आपस में जुड़े कैसे रहेंगे, इनको कोई जोड़ रहा है, इन दोनों को आपस में कोई जोड़ रहा है, और वो कौन जोड़ रहा है, वो कौन जोड़ रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। सिनेप्टोनीमल, सिनेप्टोनीमल क्या बन रहा है बेटा, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। क्या बन रहा है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। समझ गए। अब ये जो समजात गुणसूत्रों का युग्म है, यही क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो रही है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सिनेप्सिस बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो समजात गुणसूत्रों की क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है। ये दोनों क्या है, पास पास आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सिनेप्सिस कह रहे हैं। ये क्लियर है, पास पास आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं सिनेप्सिस, समजात गुणसूत्रों का युग्मन। फिर से देख लो, लैप्टोटीन में क्या हुआ, क्रोमेटिन रे से संघनित होकर गुणसूत्रों में रूपांतरित हो गए। जाइगोटीन में क्या क्या याद रखना है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा नंबर 1, बाईवैलेंट टेट्राड बनेगा नंबर 2, और समजात गुणसूत्रों का युग्मन होगा यानी कि सिनेप्सिस होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा नंबर 3। 3 पॉइंट्स हमें यहां से याद रखने हैं। चलो समझ गए। अब नेक्स्ट स्टेज देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारी क्या है, पैकेटीन है। नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारी, पैकेटीन है। पैकेटीन में हमारा क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, जिसकी वजह से ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में इतना क्या है, इवोल्यूशन में इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, चलो ये देख लेते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, चलो ये देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, हमने देखा अभी वहां पे सिनेप्सिस हो रही थी, दोनों पास पास आए, सिनेप्सिस हो रही थी, दोनों क्या किए, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पास पास आए। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में क्या है, इनमें क्रॉसिंग ओवर हो रही है भाई, ये इससे अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए एक्सचेंज कर रहा है, और ये इससे यहाँ पे एक्सचेंज कर रहा है, और ये इससे क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग, जैसे हम में क्या होता है,
हम में भी तो हम हूबहू अपने बाप की तरह, माँ की तरह नहीं होते हैं, या अपने भाई बहन की तरह भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम में क्या हुआ है, हम में क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर क्या कर देता है, क्रॉसिंग ओवर चेंजेस ला देता है, क्योंकि एक क्या कर रहा है, एक दूसरे से यहाँ पे जिस पॉइंट पे वो जुड़े होंगे वो क्या करेंगे, जहां, क्योंकि ये सिनेप्सिस कर रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, सिनेप्सिस कर रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, अब ये क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे, एक से दूसरे के क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। पैकेटीन में क्या होगा, अब ये क्या करेंगे, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये देखो ये क्या कर रही हैं, डीएनए का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे से डीएनए का आदान प्रदान कर रहे हैं, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं, जीन विनिमय पुनर्योजन कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा जाएगा, रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल्स पाए जाएंगे, ग्रंथियां रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल्स हो रहा है, और इस प्रोसेस को कौन सा एंजाइम प्रेरित कर रहा है, रिकॉम्बिनेज। ये बिल्कुल जरूरी से याद रखना है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और कौन सा एंजाइम है जो इसको प्रेरित कर रहा है, उस एंजाइम का नाम क्या है, रिकॉम्बिनेज। क्या नाम है बेटा, रिकॉम्बिनेज है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे वेरिएशन आएगा, यानी कि क्या आएगा, विविधता आएगी, वेरिएशन आएगा। बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ जल्दी से। हो गया। अब देखो, इसके बाद जो स्टेज आएगी जिसको हम कह रहे हैं डिप्लोटीन, तुम यहाँ हो भाई, चलो तुम यहाँ उठो और यहाँ जाओ। अब इसके बाद जो स्टेज है जिसको हम कह रहे हैं डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या होगा, डिप्लोटीन में क्या होगा, अब ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स बना था, ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बना था भाई, कहाँ लिखा है, सिनेप्टो, अच्छा हाँ आपने पीछे देखा था, पीछे देखा था, जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा वो धीरे धीरे टूटना शुरू होगा, और जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ था सिर्फ और सिर्फ ये वहीं पे जुड़े रहेंगे। जैसे मान लो ये थे, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, अब ये धीरे धीरे एक दूसरे से हटना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। और जब दूर होंगे तो याद करो, अब दो चीजों को, अगर दो पेपर को एक पॉइंट पे या एक चिपका दो, तो जब धीरे धीरे अलग करोगे तो जहां पे गोंद ज्यादा होगी वहीं पे चिपके होंगे, और बाकी धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। तो ये क्या होंगे, जब कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो ये अलग होना शुरू हो जाएंगे, अलग अलग होने में खिंचने लगेंगे। तो अब क्या होगा, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है सिर्फ वहीं पे जुड़े होंगे, और बाकी ये क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। तो वो जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट है जहां पे ये जुड़े रह जाएंगे, उसी को हम बोलते हैं चिज़्माटा। और चूंकि वो एक्स शेप दिखता है, इसलिए हम इसको याद रखना कि एक्स शेप एक स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसे, ये क्रॉस कर रहा है ना, तो ये कैसे दिख रहा है, ये देखो ये एक्स शेप, ये कैसे दिख रहा है, एक्स शेप, और इसी को हम क्या कहेंगे, चिज़्माटा। तो चिज़्माटा फॉर्मेशन कहां पे हुआ, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो क्या बताओगे आप, डिप्लोटीन में, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रख लो कि ये जो बाईवैलेंट और टेट्राड यहाँ पे बने थे, जो कि जाइगोटीन में बने थे, लेकिन ये क्लियरली विजिबल कहाँ होंगे, ये क्लियरली विजिबल होंगे पैकेटीन में। तो पैकेटीन में क्या होगा, एक चीज और आपको लिखना है कि जो आपके बाईवैलेंट थे और जो टेट्राड थे वो बने तो इससे पहले वाली स्टेज में थे, लेकिन क्लियरली विजिबल कहाँ थे, यहाँ पे आके विजिबल हुए थे पैकेटीन में, ठीक है। और डिप्लोटीन में क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स टूटेगा, जहां पे क्रॉसिंग ओवर है सिर्फ और सिर्फ वहीं पे जुड़ होगा, और एक्स जैसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, चिज़्माटा कह रहे हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या होगा, अब डाइकाइनेसिस होगा, उपांति भवन इसमें होगा, टर्मिनाइजेशन होगा, फिर से वही सारी चीजें होंगी जो प्रोफेस फर्स्ट में हुई थी। याद करो जब हमने समसूत्री विभाजन पढ़ा था, झिल्ली डिसअपेयर होगी, ईआर गोल्जी बॉडी ये सब क्या होंगे, डिसअपेयर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। अब क्या हो गया, अब चूंकि हमारा प्रोफेस फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, हमारा जो प्रोफेस फर्स्ट था वो कंप्लीट हो गया है, अब हम क्या पढ़ेंगे, मेटाफेज फर्स्ट पढ़ेंगे। तो देखो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, ये जो समजात गुणसूत्रों का जोड़ा है भाई, ये क्या होगा, ये मेटाफेज प्लेट पे आके लग जाएगा, मेटाफेज पट्टी जो है उस पे आके क्या होगा, लग जाएगा। क्या होगा, जो समजात गुणसूत्रों का जोड़ा है वो क्या होगा, जो मेटाफेज है वहां पे मेटाफेज पट्टी पे आके क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है।
इसके बाद आ गया एनाफेज। एनाफेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनाफेज फर्स्ट में हमें क्या याद रखना है, देखो जो समजात गुणसूत्र है अब इनका पृथक्करण होगा। यहाँ पे क्या है, पट्टी पे लग गए। आपको पहले भी पता था कि एनाफेज में, पिछले एनाफेज में जो हमने समसूत्री में देखा उसमें वो क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहे थे, काइनेटोकोर उनको खींच रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा मुझे बताओ, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, क्या होगा यहाँ पे, जल्दी बताओ। वहां पे क्या हो रहा था, ये सेंट्रोमियर से डिवाइड हो रहे थे, सेंट्रोमियर से डिवाइड हो रहे थे। यहां पे क्या होगा बताओ, यहां पे क्या होगा कि जब समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होगा तो गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाएगी। समझ लो, अगर मान लो ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ये आपका प्लेट है, ये आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये एक हो गया, ठीक है, और ये दूसरा हो गया, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। मैंने 2 ही बनाए, लेकिन कितने होंगे, 23 जोड़े होंगे, ठीक है, अगर हम मानव की बात कर रहे हैं। तो अब ये क्या होगा, ये आधे हो जाएंगे गुणसूत्र, आधे यहां चले जाएंगे और आधे क्या होंगे, यहां चले जाए, गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, आधी हो जाएगी। अगर मान लो ये 2n है तो आधा आधा हो जाएगा, n हो जाएगा, n हो जाएगा, 2n का आधा कितना हो गया, n हो गया, तो गुणसूत्र कितना हो गया, आधा हो गया। यहाँ पे एनाफेज में हमें ये याद रखना है कि जो समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण है, वहां पे जब वो अलग अलग हो जाएंगे, जब ये आधे आधे हो जाएंगे तो गुणसूत्रों का संख्या क्या होगा, आधा हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। और एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखनी है, यहाँ पे सेंट्रोमियर का विघटन नहीं होगा, जबकि हम इससे पहले देख रहे थे कि जो एनाफेज था, जब हमने समसूत्री विभाजन में देखा था तो हमने देखा था सेंट्रोमियर का विघटन हो गया था। यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ गुणसूत्रों की संख्या आधी हो रही है, सेंट्रोमियर का विघटन नहीं हो रहा है। तो सेंट्रोमियर का विघटन आखिर में होगा कहाँ, कौन मुझे बताएगा कि सेंट्रोमियर का विघटन इस मियोसिस की प्रोसेस में कहाँ पे होगा। वेरी गुड, कहां पे होगा, जब हम एनाफेज सेकंड में जाएंगे। अभी हम एनाफेज फर्स्ट में है, क्यों, क्योंकि एनाफेज सेकंड बिल्कुल किसकी तरह है, बिल्कुल समसूत्री विभाजन की तरह है। एनाफेज सेकंड जो है वो बिल्कुल किसकी तरह होगा, जो समसूत्री विभाजन का एनाफेज है उसकी तरह होगा। तो सेंट्रोमियर का विघटन कहां पे जाके होगा, एनाफेज सेकंड में होगा। यहाँ एनाफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है, सिर्फ गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी हो जाएगी, ठीक है। अब टीलोफेज आ गया भाई, टीलोफेज में फिर से क्या होगा, ये जो गुणसूत्र हैं अब कैसे होंगे, क्रोमेटिन रेशे में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, केंद्रक, झिल्ली, केंद्रिका, इन सब का क्या होगा, पुनः निर्माण हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहे थे एनाफेज में, ये अपने अपने पोल्स की तरफ जाने लगे। गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, आपकी आधी हो गई, ठीक है, समझ गए। तो अब देखो मियोसिस फर्स्ट में आपका क्या हुआ, क्या हुआ कि अगर 2n था तो ये क्या हो गए, गुणसूत्र आधे हो गए, n हो गए, ठीक है। अब देखते हैं हमने क्या देखा था, G1 देख लिया, S देख लिया, G2 देख लिया। अब हमारा क्या हो गया, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। उसके बाद थोड़ा सा क्या होगा, एक अल्पकालिक अवस्था होगी जिसको हम इंटरकाइनेसिस बोलेंगे, और इसमें एस अवस्था नहीं होगी। एस अवस्था सिर्फ एक ही बार आएगी, वो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हुआ होगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, जहाँ पे प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड है। तो यहाँ पे देखो हमारी 1 से 2 कोशिकाएं बन गई। अब जब इनमें मियोसिस सेकेंड होगा, इससे फिर 2 बन जाएंगी, इससे फिर 2 बन जाएंगी, और इस तरह से हाँ कितनी हो जाएंगी, लास्ट में 4 हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो मियोसिस सेकंड का जितने भी स्टेप्स हैं सारे वही होंगे जो हमने देखे थे, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जो हमने समसूत्री विभाजन में देखे थे वही सारे स्टेप्स यहाँ पे भी होंगे। वो अब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो आप समझ लो वही होगा। झिल्ली जो झुल्ली होगी वो डिसअपेयर होगी, गोल्जी बॉडी, ER, न्यूक्लियोलस, ये सब डिसअपेयर होंगे। फिर क्या होगा, वो क्या होंगे, एक पट्टी पे लग जाएंगे। उसके बाद सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा। यहाँ पे जो सेंट्रोमियर अपघटन होगा वो एनाफेज सेकंड में होगा, अपने अपने पोल पे चले जाएंगे। और टीलोफेज में फिर वही सारी प्रोसेस हो जाएगी। फिर से क्या होगा कि वो सारे अलग अलग पोल पे हो जाएंगे, साइटोकाइनेसिस होगी, डिवीजन हो जाएगा और आराम से कितनी सेल्स का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, बताओ। अब देखो एक मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन तो एक ही बार हो रहा है भाई, कहाँ पे हुआ, एस फेज में हुआ। और डिवीजन कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। एक बार मियोसिस फर्स्ट में हुआ और एक बार मियोसिस सेकंड में हुआ।
क्लियर है। तो एक मियोसिस में ये याद रखना है, ये क्वेश्चन याद रखना है कि एक मियोसिस में क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन तो एक ही बार हुआ, लेकिन जो डिवीजन है वो कितनी बार हुआ, आप बोलेंगे मैम 2 बार हुआ। ठीक है, ये देख लो स्टेजेस है अर्धसूत्री में, वही है पूर्वावस्था एक, मध्यावस्था एक, पश्चावस्था एक, अंत्यावस्था। अर्धसूत्री 2 में उसको डबल डबल कर दिया, पूर्वावस्था सेकेंड, मध्यावस्था सेकेंड, पश्चावस्था सेकेंड, अंत्यावस्था सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये वही सारी चीजें लिखी हैं जो स्टेजेस हमने पढ़ी हैं, वही सारी चीजें लिखी हैं कि जाइगोटीन में क्या होगा, आपका टेट्राड बनेगा, फिर पैकेटीन आएगी। ठीक है, सारी वही चीजें, एक एक पॉइंट जो है वो हमने क्या किया है, हमने कवर किया है। अवस्थाएं देख लो, ये पूर्वावस्था है, मध्यावस्था है, पश्चावस्था है, अंत्यावस्था है। ठीक है, ठीक है भाई, ये देख लो अर्धसूत्रण की अवस्थाएं यहाँ पे सारी दी हुई है डायग्राम्स में, जो मैंने आपको बना के दिखाई सेम ऐसी है। पूर्वावस्था 2 है, मध्यावस्था 2 है। ये कैसी होगी, ये बिल्कुल जो हमने समसूत्री विभाजन की तरह देखी, ये बिल्कुल वैसी ही होगी। कैसी होगी, जैसे हमने समसूत्री विभाजन में देखी थी। ठीक है, और इसके बाद बेटा हमारा ये चैप्टर जो है वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर खत्म जो हुआ है वो कायदे से समझ में आया होगा। आपको मियोसिस, माइटोसिस, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे, आपको क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए हैं भाई तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि मैम ये चीजें समझ में आई, ये नहीं समझ में आई है। ठीक है, हो सकता है आपके लिहाज से चैप्टर थोड़ा टफ हो, तो उसको कई बार आप रिपीट करके देखिएगा, एक ही बात को कई बार सुनिएगा, तो आपको क्या होगा, वो चीज एकदम क्लियरली समझ में आने लगेगी। अब मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ, तब तक अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए। थैंक यू।